वो जायंट स्नेक पागलों की तरह जमीन पर लौटा और उसकी सांसों से 10 मीटर्स लंबी आग की लपटें बाहर निकलीं। काउंटलेस कीड़े और जानवर उस आग में फड़फड़ाए और आखिर में राख बन गए। देखते ही देखते उस स्नेक की पूरी बॉडी डार्क फायर से सुलग उठी। उसके स्केल से लगातार आग निकल रही थी। हर बार जब वो पलटता और भी कई जानवर उसकी चपेट में आकर मारे जाते। जल्द ही वो पूरा बड़ा जंगल लाल धूल से ढक गया। चू लिन एकदम चुप था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े एरिया में आग फैल जाएगी। रोर! सारे मॉन्स्टर्स घबराकर भागने लगे और उस जायंट स्नेक ने तड़पना बंद कर दिया। उसके जख्म से गाढ़ा धुआं निकला और हवा में ऊपर की तरफ उड़ गया। आ जाओ! चू लिन ने अपना हाथ घुमाया। आसमान में लाल धुंध छा गई और फ्लाइंग नाइफ उड़कर उसके हाथ में आ गया। एक टेबल के साइज का ब्लड क्रिस्टल वहां बन चुका था। चू लिन के चेहरे पर एक फीकी सी हंसी आ गई। इतना बड़ा ब्लड क्रिस्टल वो ये पूरा का पूरा साथ नहीं ले जा सकता था, जब तक कि इसे काटकर सारे नैनो कंप्रेसर्स में ना भर दिया जाए। छोड़ो यार! चू लिन ने अपना सिर हिलाया। पहले ब्रेक थ्रू करते हैं। चू लिन उस बड़े से ब्लड क्रिस्टल पर बैठ गया और अपनी बॉडी में जीन एनर्जी दौड़ानी शुरू कर दी। जीन एनर्जी के उफान के साथ ही वो अनप्रिडिक्टेबल होल ऑफ हेवन एंड अर्थ भी थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था। टक टक! चू लिन ने अपने नीचे रखे ब्लड क्रिस्टल को हल्के से टैप किया और एक स्ट्रांग एनर्जी बाहर निकलकर चू लिन की बॉडी के एक्यूपॉइंट ऑरिफिसेस की एनर्जी रिवर में जा मिली। पफ! एक के बाद एक उसके सी ऑफ नॉलेज में रुकावट और खुलने का एहसास हो रहा था और वो अनप्रिडिक्टेबल होल ऑफ हेवन एंड अर्थ खुल रहा था। चू लिन के चेहरे पर खुशी चमक उठी, तेज और तेज। वो जल्द ही टियानक्वान में ब्रेक थ्रू कर लेगा। बाई वेनमाओ! जियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती उंगलियों से बाई वेनमाओ की तरफ इशारा करते हुए कहा, कमीने, तुमने उस अजीब मॉन्स्टर को हमारी तरफ क्यों भेजा? तुम्हें पता भी है तुमने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है। बाई वेनमाओ जोर से हंसा। ऑक्शन हाउस में उसके व्हाइट वुल्फ वाले कांड से ही पता चल गया था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जियुए और बाकी लोग उस खतरनाक एग्जॉटिक एनिमल के हमले से बचकर बाहर आ जाएंगे। नहीं, साफ दिख रहा था कि कुछ लोग गायब हैं, खासतौर पर वो छू लिन। हुआवेंशन ने तुरंत जियू की टीम में छू लिन को ढूंढना शुरू किया। 3-4 बार देखने के बाद भी जब उसे छू लिन कहीं नजर नहीं आया और जुआंग होंग और बाकी लोगों के चेहरे लटके हुए दिखे तो हुआवेंशन खुशी से झूम उठा। हा हा हा! चू लिन मारा गया! ब्लैक फैल्कन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो भागकर आगे गया और उसने हुआवेंशन का कॉलर पकड़ लिया। अगर छू लिन नहीं होता तो हम सब वहां मारे जाते। मैं तुम्हें मारकर छू लिन की मौत का बदला लूंगा। हुआवेंशन के पीछे से वू योंग खड़ा हुआ और हल्के से बोला, कौन हमें मारना चाहता है? तुम जैसे 1 दर्जन लोग और हम 100 से भी ज्यादा। हा हा! रुको! रेड सन स्टार के टियन हाओयुन ने अचानक कहा। वो कुछ कदम पीछे हट गया। कंजेनिटल सोसाइटी और डेथ डीमन स्टार से हमारे रेड सन स्टार का कोई लेना देना नहीं है। स्टारफिश के लू तियानली ने भी कहा, हमारे स्टारफिश का भी इससे कोई मतलब नहीं है। बाई वेनमाओ ने गुस्से से ठंडी सांस ली। वो उन लोगों को भी अपने साथ फंसाना चाहता था। किसे पता था कि ये लोग इतने होशियार निकलेंगे। हुआवेंशन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो छू लिन से नफरत करता था और साथ ही जियुए और ब्लैक फैल्कन से भी, जिन्होंने छू लिन का साथ दिया था। चूंकि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो जाओ मरो उसी के साथ। मार डालो! ब्लैक फैल्कन ने गुस्से में अटैक कर दिया। टियांग सिंग बॉक्सिंग, पर्पल विंड फ्लाइज टू द मून। वैंगलिन एक ब्लड क्रिस्टल के नीचे बैठा था। छू लिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ब्रेक! बैंग! ऐसा लगा जैसे बॉडी पर बिजली गिर गई हो। उसकी बॉडी अचानक कांप उठी और फिर उसके पोर्स से लगातार सफेद धुंध बाहर निकलने लगी और शरीर के अंदर की जीन एनर्जी बिना किसी कारण के तेजी से बढ़ने लगी। उसके सी ऑफ नॉलेज में एनर्जी लहरों की तरह उफन रही थी। बॉडी की जीन एनर्जी भी जोर मार रही थी। एनर्जी तेजी से फ्लो होने लगी। सोर्स की ताकत अंदर समा रही थी और उसकी पावर लगातार बढ़ रही थी। यही टियानक्वान है। छू लिन ने अपनी मुट्ठी भींची, फिर अपनी 5 उंगलियां खोलीं और अपना हाथ सिर के ऊपर उठा लिया। मुझे दो! उसी वक्त चू लिन की बॉडी की जीन एनर्जी कम होने लगी। थोड़ी ही देर में आसमान से हल्की बारिश होने लगी। हाथ घुमाया तो बादल बन गए, हाथ पलटा तो बारिश होने लगी। बिल्कुल ऐसा ही था। टियांक्वान रेल्म की जीन एनर्जी बहुत मैसिव थी। हर बार ऐसे लोग होते थे जो आसमान और जमीन के नज़ारों को कंट्रोल कर सकते थे, जैसे आग, बारिश और बर्फ। यही लोग टियांक्वान के असली स्ट्रांग फाइटर्स होते हैं। हुश! चू लिन आसमान में तेजी से उड़ रहा था और उसने उस ब्लड क्रिस्टल चेयर को भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपना हाथ घुमाया और वो ब्लड क्रिस्टल ब्लॉक, जो अब काफी छोटा हो चुका था, उसे चू लिन ने अपने नैनो कंप्रेसर में डाल लिया। पावर बढ़ने के साथ ही चू लिन के मैजिक सेंस करने की ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। उसने तुरंत एक डायरेक्शन में हो रहे एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस कर लिया। बैंग! जियुए की टीम और बाई वेनमाओ के बीच चल रही इंटेंस फाइट में जियुए की टीम जल्द ही कमजोर पड़ने लगी। उन्हें भी समझ आ गया था कि गुस्से में आकर अटैक करना कोई समझदारी नहीं थी। लेकिन अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! हवा में उछलकर ब्लैक फैल्कन सीधा जमीन पर आ गिरा और जोर से टकराया। ब्लैक फैल्कन!
जीयूए पल भर के लिए घबरा गई। उसने सामने चल रही लड़ाई को इग्नोर किया और अपना हाथ माथे पर मार लिया। ध्यान से। जुआंग होंग ने हवा में देखा और एक फीकी मुस्कान दी। भले ही रेड सन स्टार और स्टारफिश इस लड़ाई में शामिल ना हो, फिर भी डेथ डीमन स्टार और कॉन्जेनिटल सोसाइटी के लोग उनके 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर्स को आराम से कुचल सकते हैं। 2 मिड टर्म टियानक्वान स्टेट, 3 एक दूसरे के खिलाफ और बाकी लगभग 10 अर्ली टियानक्वान स्टेट। यहां जीतने का तो कोई चांस ही नहीं था। चलो यहां से। जीयूए हवा से नीचे उतरी। उसने एक हाथ से अपने आदमियों को संभाला और दूसरे हाथ से ब्लैक फैल्कन को पकड़ लिया। जुआंग होंग भी लड़ते लड़ते पीछे हटने लगा। अब वो लोग आसानी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह सामने वालों के मूड पर डिपेंड करता था। सबको मार डालो, एक भी बचना नहीं चाहिए, बाई वेनमाओ ने ठंडी आवाज में कहा। दुश्मन को जिंदा छोड़ना, वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं कर सकता था। अगर काम खत्म करना है तो जड़ से उखाड़ना होगा। क्रैश। दर्जनों लोगों ने उन्हें घेर लिया था और उनका किसी पर भी तरस खाने का कोई इरादा नहीं था। बाई वेनमाओ के चेहरे पर एक घटिया सी स्माइल आ गई। उसकी नजरें सीधी जियो की बॉडी पर टिकी थीं। ये औरत देखने में काफी खूबसूरत थी, बस थोड़ी ज्यादा फियर्स थी। लेकिन इस ब्लड स्टार पर उसने काफी लंबे समय से मजा नहीं लिया था। आज तो वो अपना शौक पूरा करेगा। ये सोचते हुए बाई वेनमाओ हल्के कदमों से आगे बढ़ा। क्या तुम चाहती हो मैं इन्हें जाने दूं या मार दूं? जियूए ने कड़क आवाज में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? बाई वेनमाओ ने अपना हाथ उठाया और जियो की ठुड्डी पकड़ ली। उसकी स्मूथ स्किन छूकर बाई वेनमाओ के दिल में एक लहर सी दौड़ गई। खैर, सारे फैसले अब तुम्हारे हाथों में हैं। अगर तुम चाहो तो सपने देखना बंद करो। जियो ने झटके से बाई वेनमाओ का गंदा हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में मारने का इरादा साफ झलक रहा था। मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे छूने की सोचना भी मत। मौत को बुलावा दे रही हो। बाई वेनमाओ की आंखों में हवस की आग जल उठी। हवा तेजी से गूंजी। अचानक लोगों के सिर के ऊपर एक चौंकाने वाली एनर्जी महसूस हुई और सबके चेहरों का रंग उड़ गया। बहुत बुरा हुआ। कोई मास्टर आ गया है। अब पूरी बाजी पलट चुकी थी। रेड सन स्टार और स्टारफिश वाले बिल्कुल चुप थे। यहां जो भी हो रहा था उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। वो लोग तो बस आराम से ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन के दिल बैठ गए थे। एक और मास्टर के आने से जाहिर है कि उन दोनों पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन हालात अब और बुरे नहीं हो सकते थे। शायद ये एक्सपर्ट आकर पूरी सिचुएशन पलट दे और उन सबके लिए बचने का एक नया रास्ता खोल दे। बस उम्मीद यही थी कि ये स्ट्रांग इंसान उनका दुश्मन ना निकले। बाई वेनमाओ, हुआ वेंशन और वुयोंग पूरी तरह शॉक्ड थे। पर्पल मून और बाकी लोगों को बस एक कदम से पकड़ने वाले लोग इस वक्त किसी की भी एंट्री से आसानी से डिस्टर्ब हो सकते थे। बाई वेनमाओ ने एक गहरी सांस ली और हवा में जोर से बोला, मुझे नहीं पता कौन से भाई यहां पधारे हैं। मैं बाई वेनमाओ अपने भाई का वेलकम करता हूं। हुआ वेंशन अपनी नजरों से ही पर्पल मून और ब्लैक फॉल्कन को मार देना चाहता था। वो बहुत ज्यादा एंग्शियस था। एल्डर, हमारा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। अगर कोई भी बात है तो हम सब कुछ बताने को तैयार हैं। हम जो भी कर सकते हैं उससे आपको पक्का सैटिस्फाई करेंगे। हा हा हा। आसमान में एक साफ आवाज गूंज उठी। मुझे तुम सबकी मौत चाहिए। क्या? बाई वेनमाओ और बाकी दोनों लोग हैरान रह गए। क्या उनका पाला किसी खून के प्यासे कातिल से पड़ गया था? तभी हुआ वेंशन को लगा कि उसने ये आवाज पहले भी सुनी है। उसने ये आवाज कहाँ सुनी थी? जुआंग होंग के चेहरे पर बहुत खुशी छा गई और वो अचानक उछल पड़ा। ये भाई चू लिन है। वो मरे नहीं हैं। कॉन्ग टाई का गोल मटोल चेहरा हैरानी से खुला रह गया। इतने सारे अजीब जानवर और बड़े भाई छू लिन अभी भी जिंदा हैं। छू लिन। पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन के चेहरों पर खुशी चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे फिर से लटक गए। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता था। भले ही छू लिन हुआ वेंशन को हरा दे, जियो जानती थी कि यहां क्या चल रहा है। वो घायल थी और ब्लैक फैल्कन के लिए तो उठना भी मुश्किल था। वो अपनी पावर का सिर्फ 30 या 40% ही इस्तेमाल कर सकती थी। वो बाई वेनमाओ को कैसे हरा सकती थी? हुश! एक आदमी आसमान से उड़ता हुआ नीचे आया और वो सच में छू लिन था। बस वो पहले से एकदम अलग लग रहा था। लोगों को डराने वाला वो भयानक मोमेंटम फेक नहीं हो सकता था। छू लिन फिर से बहुत स्ट्रांग हो गया था। छू लिन, तुम ब्लैक फैल्कन को लगा कि उसके सामने खड़ा ये लड़का एकदम अनजान बन चुका है। कुछ ही दिन पहले वो सिर्फ एक प्लूरल ब्लड वेसल था। कुछ दिन बाद वो एक फेक टियानक्वान वॉरियर बन गया। उसे एक अजीब मॉन्स्टर ने खदेड़ा था और फिर वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। क्या तुम टियानक्वान में प्रमोट हो गए हो? कुछ दिन पहले ही छू लिन हुआ वेंशन को हरा सकता था। अब जब वो टियानक्वान में प्रमोट हो गया है तो वो कितना स्ट्रांग हो गया होगा। सिर्फ जुआंग होंग और उसके कुछ लोग जोर से चिल्ला रहे थे। भाई छू लिन को उनके बेहतरीन कल्टिवेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस भाई छू लिन। उनकी नजरों में ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि यून आधे साल में एक बेकार प्राइमरी अवेकनर से टियानक्वान की एक स्ट्रांग फाइटर बन सकती है। तो चू लिन की इतनी फास्ट एडवांस स्पीड का होना भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। वरना बड़े भाई चू लिन सीनियर सिस्टर यून को कैसे पसंद आ सकते थे? ये तो साफ था कि दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। छू लिन? हुआ वेंशन ने आंखें फाड़कर उसे घूरा
और उसकी आंखों से नफरत की आग साफ झलक रही थी। तुम अभी तक मरे नहीं। छू लिन ने हल्के से जवाब दिया, तुम मर जाओगे, मैं नहीं मरूंगा। तुम हुआ वेंशन सच में अटैक करना चाहता था, लेकिन वू योंग ने उसे पकड़ लिया। वू योंग आराम से आगे बढ़ा, चू लिन, पहले जो भी हुआ वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमारा तुम्हें टारगेट करने का कोई इरादा नहीं था। तुमने कॉन्जेनिटल एसोसिएशन के उस बुलिंग वॉरियर को मार दिया था। क्या ये मामला यहीं खत्म नहीं हो जाना चाहिए? बदले की इस आग को आखिर कब तक सुलगा कर रखोगे? चू लिन हल्का सा हंसा, तुम लोग सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। जब तुमने हमारे लोगों को मारा था तब तुमने ये क्यों नहीं कहा कि बदले की इस आग को कब तक सुलगा कर रखोगे, और अब तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो? वू योंग का चेहरा लाल हो गया और उसने अपने होंठ भींच लिए। बाई वेनमाओ ने चू लिन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, चू लिन, हम 3 मिडिल टियानक्वान रेल्म के फाइटर्स हैं। तुम्हें सच में ये तो नहीं लगता कि तुमने हमें दबोच लिया है? चू लिन की बॉडी तेजी से आगे चमकी, तो फिर ट्राई करके देख लो। अटैक करो। पर्पल मून जोर से चिल्लाई। ब्लैक फैल्कन ने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और पर्पल मून के साथ मिलकर अपने सबसे करीब खड़े वू योंग पर हमला कर दिया। बाई वेनमाओ और हुआ वेंशन को छू लिन ने अकेले ही रोक लिया। जिंटाओ हैंड। छू लिन ने अपने दोनों हाथ एक साथ घुमाए और अनगिनत बड़े बड़े हाथ बाई वेनमाओ और हुआ वेंशन की तरफ जोर से नीचे गिरे। बैंग! अचानक पूरे आसमान में डार्क इन्फ्लेमेशन फैल गई। बाई वेनमाओ और हुआ वेंशन ने अपनी बारे बॉडी से उस डार्क इन्फ्लेमेशन को रोकने की हिम्मत की। जैसे ही वो आग उनसे टकराई, उन्हें अपने शरीर से फ्लैश और खून का एक बड़ा हिस्सा काटकर फेंकना पड़ा। रेड सन स्टार और स्काई सी स्टार के लोग पीछे हट गए और वो सब सैकड़ों मीटर्स दूर से इस खतरनाक लड़ाई को देख रहे थे। क्या हम सच में मदद नहीं करने वाले हैं? रेड सन स्टार के टियान हाओक्योंग ने धीरे से कहा। स्काई सी स्टार के लू टियानली ने बिना हिचकिचाए कहा, भले ही ब्लड स्टार के सभी लोग खून के प्यासे हैं, लेकिन इस वक्त बाई वेनमाओ के घटिया तरीके बार बार सामने आ रहे हैं। उसके साथ एक टीममेट बनना सच में टेंशन वाला काम है। जाहिर है हम कोई मदद नहीं करेंगे। टियान हाओयुन ने अपना सिर हिलाया। मैं बाई वेनमाओ की मदद करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम छूलिन की भी मदद ना करें? वो बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लू टियानली की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। हुश! वो दोनों एक साथ तेजी से आगे निकले और पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन की तरफ बढ़े। वू योंग की आंखों में अचानक चमक आ गई। तुम दोनों भाइयों ने अपना मन बना लिया क्या? कॉन्जेनिटल सोसाइटी तुम्हारी इस भलाई को हमेशा याद रखेगी। उधर पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन घबराकर पीछे हटने लगे। टियन हाओक्योंग ने अचानक अपना हाथ घुमाकर वू योंग पर हमला कर दिया। बैंग! वू योंग के मुंह से खून का फवारा फूट पड़ा और उसकी आंखों में गहरा सदमा था। इससे पहले कि उसे कुछ भी सोचने का टाइम मिलता, उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका सिर फटने वाला है। करा! एक नाइफ ने वू योंग को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया था। लू टियानली ने अपना नाइफ वापस म्यान में रख लिया और उस गंदे खून की एक बूंद भी उस पर नहीं गिरी। इसके बाद लू टियानली और टियन हाओक्योंग ने आसमान की तरफ देखा और बाकी सब छूलिन को देखने लगे। जिंटाओ जायंट हैंड। जिंटाओस 5 फिंगर्स। छूलिन और हुआ वेंशन एक साथ जोर से चिल्लाए। रोर! 2 गोल्डन हाथ जोर से आपस में टकराए और हुआ वेंशन अभी भी अपने दांत पीस रहा था। उसकी बॉडी की जीन एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वो आपस में जुड़े हुए गोल्ड जायंट हैंड्स उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ वेंशान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि चूलिन की जीन एनर्जी आउटपुट एफिशिएंसी उससे कहीं ज्यादा है। वो खुद टियानक्वान स्टेट के मिडिल स्टेज में था और उसे अर्ली टियानक्वान स्टेट वाले चूलिन के सामने एक पैसे भर का भी फायदा नहीं मिल रहा था। बाई वेनमाओ के 3 आइड ग्रीन टाइगर ने दहाड़ मारी और अचानक बाई वेनमाओ की स्किन से बाहर निकल आया। वो ग्रीन टाइगर किसी गैस के गुब्बारे की तरह फूल गया था और उसके माथे की तीसरी आंख से एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ओह! जैसे ही वो 3 आइड जायंट टाइगर आजाद हुआ, एक गोल्डन हथेली ने उसे कसकर दबोच लिया। वो जायंट टाइगर पागलों की तरह दहाड़ रहा था, लेकिन 1 इंच भी हिल नहीं पाया। डैम इट! बाई वेनमाओ के माथे से पसीना टपकने लगा। छूलिन ने उन्हें पूरी तरह से कुचलकर रख दिया था। ये छूलिन कोई मामूली चीज नहीं है। भागो! बाई वेनमाओ ने बिना कुछ सोचे अपने 3 आइड ग्रीन टाइगर और हुआ वेंशन को वहीं छोड़ दिया। वो मुड़ा और सरपट भाग निकला। बाई वेनमाओ, तुम क्या कर रहे हो? हुआ वेंशन को अपने आप को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। बाई वेनमाओ को भागता देख वो घबरा गया और उसका एनर्जी आउटपुट बीच में ही टूट गया। दोनों जायंट हैंड्स एक साथ आकर उससे जोर से टकरा गए। बैंग! छू लिन ने अपना हाथ भींचा और हुआ वेंशन सीधे उस डार्क फ्लेम में जा गिरा। कॉन्जेनिटल सोसाइटी बर्बाद हो गई। कॉन्जेनिटल सोसाइटी के लीडर और मेंबर्स घबराकर इधर उधर भागने लगे। 2 एल्डर्स थे, एक को बीच से काट दिया गया था और दूसरा डार्क इन्फ्लेमेशन से घिर गया था। उन दोनों की भयानक मौत पक्की थी। भागो! कॉन्जेनिटल सोसाइटी के मेंबर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि जिंटाओ का एक जायंट हैंड उनके सिर के ऊपर आ गिरा। फिर अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, सारे लोग डार्क फायर में घिर गए और उस बड़े से मैदान में उनकी चीखें गूंज उठीं। बाई वेनमाओ पहले ही कई मील दूर निकल चुका था। उसके कानों में हवा तेजी से गूंज रही थी।
आसपास की चीजें पीछे छूटती जा रही थीं। पीछे होने वाले एक्सप्लोजन की आवाज लगातार छोटी होती जा रही थी, लेकिन बाई वेनमाओ जरा भी केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर सका। छू लिन बहुत खतरनाक था। कहाँ जा रहे हो? छू लिन अचानक बाई वेनमाओ के सामने आ गया। आखिर आ ही गया। बाई वेनमाओ ने गुस्से से दांत पीसे। तुम खुद मौत मांग रहे हो। उसके पास भी बचने की एक आखिरी ट्रिक थी जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन इस मूव को यूज करने के बाद बाई वेनमाओ पूरी तरह डिसेबल्ड हो जाएगा। उसे नेचुरली रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। लड़के, लगता है तुमने सुना नहीं है। हारे हुए दुश्मन का पीछा नहीं करते। बाई वेनमाओ ने छू लिन को घूरते हुए धमकी दी। छू लिन ने हल्के से जवाब दिया, मैंने जड़ से उखाड़ फेंकने के बारे में ज्यादा सुना है। ठीक है, बाई वेनमाओ चिल्लाया, तो आज तुम अपनी इस चॉइस पर बहुत पछताओगे। डेथ स्टार, एक्सट्रीम यांग, ईवल फायर। बाई वेनमाओ की बॉडी अचानक किसी गुब्बारे की तरह फूलकर डबल हो गई। हवा के इस प्रेशर से उसकी आंखें बाहर निकल आईं और खून से सन गईं। चू लिन को बाई वेनमाओ की बॉडी में हो रहे इस भयानक एनर्जी चेंज का एहसास हो गया। सामने खड़ा आदमी लग रहा था जैसे कोई सूरज बनने वाला हो। चू लिन का गैस बिल्कुल सही था। बाई वेनमाओ की स्किन पर दरारें पड़ने लगीं, जिनसे एक चुभने वाली तेज लाइट बाहर निकल रही थी। बाई वेनमाओ ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और जोर से चीखने लगा। आह आह! बाई वेनमाओ की चीखें और भी डरावनी होती जा रही थीं। टियांगक्वान स्टेट के मिडिल लेवल वाले वॉरियर को इस हालत में पहुंचाने का मतलब था कि यह दर्द चू लिन के जीन एक्सट्रैक्शन से भी कहीं ज्यादा भयानक था। आ रहा है। चू लिन तेजी से पीछे हटा और अपनी आंखों को डैमेज से बचाने के लिए उसने अपना हाथ सामने कर लिया। छू लिन, मर जाओ, मर जाओ! खांसते हुए वो चिल्लाया। बाई वेनमाओ जोर जोर से हाँफने लगा। वो पूरा का पूरा एक टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा लग रहा था। उस तेज ब्लाइंडिंग लाइट ने आसमान और जमीन को चमका दिया, जैसे वो दुनिया की सबसे चमकदार चीज हो। तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? छू लिन ने अपने दोनों हाथ आगे किए। एनर्जी साइफन। चू लिन ने अपनी बॉडी के सामने एक ग्रे ब्राउन बैरियर खड़ा कर लिया। अगर पास से देखो तो उस बैरियर में छोटे छोटे वर्लपूल्स भरे हुए थे। रोर। जमीन और आसमान को मिटा देने वाली डिस्ट्रक्टिव पावर बाई वेनमाओ की बॉडी से फट पड़ी। चू लिन का चेहरा अचानक बदल गया। ये उसकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। उस बेहिसाब एनर्जी ने आसपास की सारी चट्टानों और पेड़ों को कुचल कर रख दिया। बड़ी बड़ी रॉक वॉल्स का क्रिस्टल पाउडर बनकर हवा में उड़ गया। डरे हुए जानवर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। जो थोड़ा सा भी स्लो हुआ वो राख बनकर मिट गया। एक्सप्लोजन के बिल्कुल बीचों बीच बाई वेनमाओ का सिर्फ एक कंकाल बचा था। उस स्केलेटन पर एक गोल्डन फिल्म की लेयर चिपकी हुई थी। ये एक्सट्रीम यांग मैजिक फायर के साथ अपनी जान बचाने का एक खास तरीका था। ये उसे जिंदा रख सकता था और फिर टियांगक्वान रेल्म की वाइटैलिटी के साथ धीरे धीरे उसकी बॉडी को रिजेनरेट कर सकता था। बस बात ये थी कि स्केलेटन की खाली आंखें छू लिन को घूर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छू लिन इतने भयानक एक्सप्लोजन में भी कैसे बच गया। छू लिन उसकी हड्डियों से 10 मीटर्स दूर भी नहीं था। उसके सामने खड़ा एक ब्लैक बैरियर किसी अभेद्य दीवार की तरह था, जिसने एक्सप्लोजन की सारी डिस्ट्रक्टिव पावर को सोख लिया था। छू लिन के दिल में थोड़ी सी बेचैनी थी। जीन पैनल पॉपअप विंडो। Congratulations to the host for 5,000 points of vanishing power. This energy siphon has reached the upper limit. Please raise the level of the host to improve the maximum energy siphon. Oops! भले ही बाहर एनर्जी स्टॉर्म अब खत्म होने लगा था, लेकिन फिर भी चू लिन अभी इसमें कदम नहीं रख सकता था। शेंशुअन लिमिट। चू लिन की बॉडी पर 7 लेयर की एक प्रोटेक्शन चढ़ गई। वैनिशिंग पावर। चू लिन ने उस ओरिजिनल प्रोटेक्शन फिल्म के अंदर वैनिशिंग एनर्जी की एक लेयर भी लगा दी, ताकि बाहर से आने वाले एनर्जी अटैक को मिटाया जा सके। इतना काफी नहीं है। चू लिन ने अपने दोनों हाथ एक साथ मिलाए और वो दोनों जिंटाओ जायंट हैंड्स क्रॉस होकर चू लिन के पास आ गए और उन्होंने चू लिन को पूरी तरह से पैक कर लिया। बूम! जैसे ही एनर्जी साइफन का बैरियर गायब हुआ, जिंटाओ हैंड उस एक्सट्रीम यांग मैजिक फायर के एनर्जी स्टॉर्म से कुचलकर टूट गया और उसकी उंगलियां जड़ों समेत उखड़ गईं। शेंशुआन लिमिट सिर्फ कुछ सेकंड्स ही टिक पाया और वो भी तेजी से चकनाचूर हो गया। हजारों वैनिशिंग फोर्सेस ग्रेइश ब्राउन से सिल्वरी व्हाइट रंग में बदल गईं। उस एनर्जी स्टॉर्म और वैनिशिंग फोर्स की टक्कर बिल्कुल वैसी थी जैसे आग और बर्फ एक दूसरे से टकरा रहे हों। जब वैनिशिंग पावर की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई, बाई वेनमाओ का स्कुल थोड़ा सा चटका, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही जम गई। एनर्जी स्टॉर्म खत्म हो चुका था। एनर्जी का आखिरी बचा हुआ हिस्सा भी छू लिन के नए आर्मर ने बेरहमी से रोक दिया था। बाई वेनमाओ ने शांति से अपना मुंह खोला। बिना वोकल कॉर्ड्स के वो एक शब्द भी बाहर नहीं निकाल सका, लेकिन उसकी अकड़ी हुई बॉडी साफ बता रही थी कि वो घबराया हुआ है। उसका आखिरी मूव चू लिन ने ब्लॉक कर दिया था। छू लिन ने राहत की सांस ली। भले ही उसके सारे कार्ड्स खत्म हो चुके थे, लेकिन वो बच गया था। अब मैं तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। चू लिन ने एक डार्क फायर छोड़ी और सूखी लकड़ी की तरह बाई वेनमाओ धू धू कर जल उठा। छू लिन घूमा और वहां से निकल गया। सब खत्म हो गया था। भाई छू लिन। जुआंग होंग को ब्लैक फैल्कन ने कंधे से पकड़ा और पागलों की तरह पीछे खींच लिया।
वो अचानक उठा। एनर्जी स्टॉर्म बहुत भयानक था। ब्लैक फैल्कन ने इसके बारे में सुन रखा था। ये डेथ डीमन स्टार की यूनिक स्किल थी। सिर्फ स्ट्रॉन्ग टिएनक्वान रेल्म वाले ही मौत का ये आखिरी मूव सीख सकते थे जिसमें जान नहीं बचती। क्या भाई छू लिन को कुछ हो गया है? कॉन्गटाई सदमे में जोर से चिल्लाया। तुम उन्हें नहीं बचा सकते। लू तियानली ने कॉन्गटाई को जमीन पर पटक दिया। किस्मत से वो लोग बाई वेनमाओ से काफी दूर थे। 10 मील से ज्यादा दूर उड़ने के बाद एनर्जी स्टॉर्म धीरे धीरे रुक गया। अगर बाई वेनमाओ उस एक्सट्रीम यांग मैजिक फायर को उनकी तरफ इस्तेमाल करता तो अंजाम सोच से भी परे होता। जुआंग होंग का चेहरा पीला पड़ गया था। पिछले 20 दिनों से जुआंग होंग को अच्छे से याद था कि चू लिन ने उनके लिए क्या कुछ किया था और वो उसकी मदद के लिए बहुत आभारी था। दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन उसे चुकाने का कोई मौका नहीं मिला था। उफ! ज़ोउ लियांग ने गहरी सांस ली। अगर भाई चू लिन के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फ्यूचर में सीनियर सिस्टर यून को क्या मुंह दिखाएंगे? इसके बाद जुआंग होंग और भी चुप हो गया। पर्पल मून ने दूर वहां देखा जहां एक्सप्लोजन अभी शांत हुआ था और वो आह भरे बिना नहीं रह सकी। चू लिन एक ऐसा इंसान था जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उसकी कल्टिवेशन और पर्सनालिटी दोनों के मामले में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतना परफेक्ट इंसान बाई वेनमाओ के साथ ही मारा गया। पर्पल मून शांति से दूर देख रही थी, लेकिन तभी उसने धुएं और धूल के बीच से एक फिगर को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। उसकी पर्पल आंखें अचानक सिकुड़ीं और फिर हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? चू लिन अभी भी जिंदा है। शुआ! चू लिन उस भीड़ के सामने खड़ा था, बस उसकी सांसें पहले से थोड़ी कमजोर लग रही थीं। इसके अलावा उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी। टियन हावोक्योंग और लू तियानली ने एक दूसरे को घूर कर देखा और वो दोनों पूरी तरह से सन्न थे। वो काफी जानकार लोग थे। यहां तक कि टिएनक्वान रेल्म के लेटर स्टेज वाले बड़े बड़े मास्टर्स भी इतने खतरनाक एक्सप्लोजन को शायद ही झेल पाते। अगर वो बच भी जाते तो उनकी हालत बहुत खराब होती। लेकिन छू लिन एकदम सही सलामत खड़ा था। तुमने ये कैसे किया? पर्पल मून ने अपने होंठ काटे। उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से बड़ी थीं। चू लिन ने अपना हाथ घुमाया और कहा, ये बस कुछ सीक्रेट मेथड्स हैं। आज के टाइम में किसके पास अपने कुछ मीन्स नहीं होते? अच्छा, तो ये बात है? लोगों को अचानक समझ में आ गया। टियन हावोक्योंग और लू तियानली ने अपना सिर हिलाया। सीक्रेट मेथड तो हर किसी के पास होता है, लेकिन किसका सीक्रेट मेथड इतने सारे लेवल्स पार करके कमजोर होते हुए भी स्ट्रांग दुश्मन को हरा सकता है? भाई छू लिन! भले ही जुआंग होंग के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी और बाकी लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं थी। चू लिन ने उन लोगों की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अगर फ्यूचर में कोई खतरा आता है तो तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूंगा। हाँ। जुआंग होंग के चारों लोगों ने सीधा सा जवाब दिया। चू लिन की बात गलत नहीं थी, आखिर वो लोग अभी भी काफी पीछे थे। अंग! लंबे और काले आसमान में एक एशियन ड्रैगन चमगादड़ जैसे बड़े पंखों के साथ उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन काले बादलों के ऊपर कई सारे अजीब जानवर मौजूद थे। पर्पल मून ने आसमान की तरफ देखा और बिना हिचकिचाए कहा, यहां सेफ नहीं है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। चलो, साथ चलते हैं। लू तियानली ने मुस्कुराकर जियो और छू लिन को इनवाइट किया। जियो ने टियन हावोयुआन, लू तियानली और छू लिन को देखा। उसे अनजान लोगों के साथ टीम बनाना पसंद नहीं था, लेकिन वो दूसरों की अच्छी इंटेंशंस को रिजेक्ट भी नहीं कर पाती थी। चू लिन ने धीरे से सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि ये आइडिया ठीक है। ज्यादा लोग होंगे तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। पर्पल मून को गहरी सांस लेनी पड़ी। उन 100 लोगों में से टॉप 3 लोग साथ मिलकर ग्रुप बनाना चाहते थे। ऐसे में उसके लिए ना कहना और भी मुश्किल था। टीम आगे बढ़ने लगी। टियन, लू और चू लिन बिना किसी हिचकिचाहट की टीम में सबसे आगे खड़े थे, जिससे पर्पल मून को थोड़ा अजीब लग रहा था। पहले एक बड़ी बहन की तरह वो दूसरों को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब दूसरे लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये बात उसे अंदर ही अंदर थोड़ी चुभ रही थी। फिर भी चू लिन के साथ टीममेट बनकर वो काफी रिलैक्स फील कर रही थी। पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड जमीन के नीचे की गुफाओं और एक अजीब शेप वाले वॉइड से बना था। एग्जाम्पल के लिए वो बड़ा सा मैदान जहां वो अभी खड़े थे, वो एक सील्ड अंडरग्राउंड वर्ल्ड था जो कुछ टाइम से एक इंडिपेंडेंट स्पेस वर्ल्ड में बदल चुका था। उस स्पेशल शेप्ड वॉइड की जमीन पर पतली रेत थी, जबकि आसमान बिना किसी किनारे के बिल्कुल काला था, जिसमें घने बादल थे और कोई सूरज नहीं था। उस मैदान पर टिएनक्वान के वॉरियर्स ने अपना दिमाग दौड़ाने की पूरी कोशिश की। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार एक बड़ी गुफा मिल ही गई, जो करीब 3 मीटर्स चौड़ी थी। कोई नहीं बता सकता था कि वो ब्लडी स्टोन और अंडरग्राउंड कहाँ छुपे हुए हैं। इकलौती इन्फॉर्मेशन अंडरग्राउंड वर्ल्ड के सबसे गहरे हिस्से में छुपी हुई थी। बिना किसी देरी के उनके पीछे का वो बड़ा मैदान ऐसा लग रहा था जैसे उसने उनसे अपना कांटेक्ट पूरी तरह तोड़ लिया हो, और हवा की सनसनाहट और जानवरों की चीखें अचानक बंद हो गईं। यहां बदलाव की गुंजाइश थी। चू लिन जानता था कि उसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे इंडिपेंडेंट स्पेस का सामना किया है। वो हैरान जरूर था, लेकिन घबराया बिल्कुल नहीं था। गुफा के सामने दर्जनों क्रिस्टल केव्स थीं, जो पूरी गुफा में फैली हुई थीं। वाओ! उन सैकड़ों लोगों की भीड़ में 2-3 औरतों के ग्रुप्स भी थे, जो उस चमकदार हॉल को देखकर खुशी से चिल्ला उठीं। अगर कोई इस चमकते हुए घर में रह सके तो उसे जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। हाँ?
छू लिन ने दूर से अपना सिर उठाया और हॉल की गहराई में देखा। उसने नोटिस किया कि अंदर कुछ छुपी हुई फोर्सेस मौजूद थीं और उनका दबदबा बाई वेनमाओ और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल था। क्या कोई मास्टर फिर से आ गया? इस सीक्रेट ट्रेजर को लूटना और भी मुश्किल होता जा रहा है। अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में बिखरे बालों वाला एक आदमी ब्लैक कलर का शानदार ट्रेनिंग सूट पहने हुए था। उसकी बॉडी पर कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं था, लेकिन उसके पैर हवा में बहुत हल्के से टिके थे। वो हवा को चीरते हुए अपने कपड़ों के साथ उड़ सकता था। बिग प्रिंस युंक्विक्सिंग की टीम अभी भी पीछे है और वो हार नहीं मान रहे हैं। मैसेंजर का माथा पसीने से तरबतर था। भले ही वो बस उसके करीब खड़ा था, फिर भी वो खुद पर एक भारी प्रेशर महसूस कर सकता था और उसके पैर भी थोड़े कांप रहे थे। युंक्विक्सिंग? ओह, प्रिंस ने हल्के से कहा। सिटी ऑफ आयरन एंड स्टील से आने वाली टीम आ रही है। क्या वो कचरा लोग खजाना ढूंढने के लायक हैं? युंक्विक्सिंग के लोगों को ही इसे सॉल्व करने दो। एल्डेस्ट प्रिंस के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने मैसेंजर को देखा। क्या वो सोसाइटी के लोग कहाँ हैं? मैसेंजर की बॉडी कांप उठी, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। उसे लगा कि उसके सिर पर गड़ी हुई वो नजरें बहुत ज्यादा चुभने वाली थीं। कोई न्यूज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्लड स्टार अरीना में गायब हो गए हैं। एल्डेस्ट प्रिंस ने धीरे से सिर हिलाया। हो सकता है वो लोग किसी और जगह चले गए हों। कियाओ सोसाइटी के लोगों के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वो यहां ना आई हो। रोर! दूर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और चमकता हुआ क्रिस्टल का एक बड़ा हिस्सा अचानक बुझ गया और उस पूरे एरिया में बहुत सारा धुआं छा गया। ओह, इतनी जल्दी? एल्डेस्ट प्रिंस ने हैरानी से अपने पीछे देखा। तो फिर हमें चलना चाहिए और पीछे वालों के लिए ये स्टेज छोड़ देना चाहिए। हुश! प्रिंस वहां से चला गया। चलो, ये बिल्कुल तुम्हारे सामने है। सिटी ऑफ आयरन एंड स्टील के लोग जितना ज्यादा अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में जा रहे थे, उन्हें उतना ही ज्यादा लग रहा था कि वो इस सीक्रेट को ढूंढने के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। वो शानदार हॉल नीले टाइल से सजा हुआ था। दीवार के रॉक वॉल का क्रिस्टल चमक से भरा हुआ था और हॉल में बीच बीच में वेल कैंडल की रोशनी जल रही थी। हर तरफ बेहतरीन चीजें भरी पड़ी थीं। छुपे हुए खजाने के लालच में लोगों के ग्रुप ने इन चीजों को बचाने की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो अपनी जीन एनर्जी को ब्लास्ट करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। वो अंडरग्राउंड पैलेस, जिसे इतने लंबे टाइम से संभाल कर रखा गया था, अब पूरी तरह तबाह हो गया था। छू लिन ने बार बार अपना सिर हिलाया। भले ही ये एंशिएंट रेलिक्स उनके किसी काम की नहीं थी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की नजरों में ये बेशकीमती थीं। इनमें उस जमाने के सिविलाइजेशन के सबूत मौजूद थे जिन्हें इन लोगों के ग्रुप ने तबाह कर दिया था। इस बात से छू लिन को थोड़ी निराशा महसूस हुई, जब तक कि उनका रास्ता एक गोल्डन गेट ने नहीं रोक लिया। पुश करके दरवाजा खोलो। पर्पल मून की आवाज तेज और चार्मिंग थी। ठीक है, टियन हावोक्योंग और लू तियानली ने एक साथ जवाब दिया। कई लोगों ने मिलकर जोर लगाया। वो गोल्डन गेट थोड़ा सा खुला और दरवाजे की दरार से एक दिल को सुकून देने वाली रोशनी बाहर आई। बूम! गोल्ड का दरवाजा अचानक खुला और सिटी ऑफ स्टील के लोगों की तरफ एक बहुत भारी मोमेंटम आया। चूलिन और बाकी लोगों के सामने हवा में 20 से भी ज्यादा वॉरियर्स तैर रहे थे और उनमें से सबसे कमजोर भी अर्ली टैंक्वन स्टेट का था। कितना भारी मोमेंटम और प्रेशर है! छू लिन ने उन 20 से ज्यादा लोगों के लीडर को देखा और धीरे से बुदबुदाया। टियन हाओक्योंग और लू टियानली के चेहरे राख की तरह सफेद पड़ गए। लेटर टियानक्वान स्टेट। रेड सनस्टार और स्टारफिश की इन्फॉर्मेशन अभी भी परफेक्ट थी। उन्हें अच्छे से पता था कि लेट टियानक्वान स्टेट और नॉर्मल टियानक्वान एनवायरनमेंट एकदम अलग चीजें हैं। लेट टियानक्वान स्टेट के हर स्ट्रांग इंसान के पास नेक्स्ट लेवल पर इंपैक्ट डालने का चांस होता है। अर्ली और मिडिल टियानक्वान स्टेट में ज्यादातर लोग एक ही जगह पर आकर रुक जाते हैं। अगर उन्हें इस जिंदगी में कोई मौका नहीं मिला तो उनका सफर यहीं खत्म हो जाता है। उन 20 से ज्यादा लोगों ने एक के बाद एक अपने सिर घुमाए और उनके चेहरों पर एक घटिया सी स्माइल थी। क्या तुम लोग सिटी ऑफ स्टील से हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां सिर्फ कचरे का ढेर मिलेगा। उन 20 से ज्यादा लोगों के मुड़ने के बाद चू लिन ने लेट टियानक्वान पीरियड की पावर को साफ महसूस कर लिया। सामने वाले का 3 डायमेंशनल एट्रीब्यूट बिल्कुल उसी के लेवल का था। उसने सिंगल ब्लड पीरियड के दौरान कितने सारे कल्टिवेशन सीक्रेट्स जमा किए थे। चू लिन ये भी जानता था कि उन कल्टिवेशन मेथड्स की ग्रोथ बहुत लो थी, मतलब वो सिर्फ ब्लड स्टेज में काम आ सकते थे। टियानक्वान रेल्म की ग्रोथ से उनका क्या मुकाबला। तुम लोग ब्लडी स्टोन्स की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर समझदारी इसी में है तो जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस लौट जाओ। वो फिगर हवा में हल्के कदमों से चल रहा था। उसकी बॉडी के आसपास कोल्ड फोर्स तेजी से दौड़ रही थी। सामने वाले ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, फिर भी हवा 10 डिग्री से भी ज्यादा ठंडी हो गई। उसकी बॉडी से फ्लक्चुएशंस की एक के बाद एक रिंग्स बाहर निकल रही थी और इसके साथ ही सिटी ऑफ स्टील के सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। टीम के सबसे आगे टियन हावोक्योंग और लू तियानली के चेहरे लटके हुए थे। उन्होंने ठंडी हवा छोड़ते उस फिगर को देखकर त्योरियां चढ़ा लीं। जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था वही सामने आ गई थी। ब्लडी स्टोन की इस रेस ने लेट टियानक्वान पीरियड वालों को भी खींच लिया था। टियन हाओक्योंग ने आगे बढ़कर कहा, बड़े भाई, हमारी रेड सन स्टार और स्काई सी स्टार टीम की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें यहां से निकलने का रास्ता दे देंगे। भले ही टियन हाओक्योंग की स्ट्रेंथ सामने वाले से कम थी, लेकिन रेड सन स्टार भी ब्लड स्टार अरीना में एक फेमस स्टार था
और यही बात उसे अंदर से हिम्मत दे रही थी। यंग क्विक्सिंग, वू ज़ेन, क्या तुमने ये नाम सुना है? उस फिगर की आवाज़ एकदम ठंडी थी। सिटी ऑफ आयरन एंड स्टील की साइड थोड़ी हलचल मच गई और कई लोगों की आंखों में डर साफ झलकने लगा। ब्लड स्टार अरीना 1000 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहा था। हर बार कुछ स्टार्स सबसे अलग नजर आते थे और कुछ स्टार्स हर साल बेहतरीन सुपर प्लेयर्स को कल्टिवेट करते थे। इस तरह के प्लैनेट को डेड ब्लड डीमन स्टार कहा जाता था। यंग क्विक्सिंग भी उन्हीं डेड ब्लड डीमंस में से एक था। ओ नो! रेड सन स्टार और स्टारफिश के कंटेस्टेंट्स के चेहरों पर कड़वाहट आ गई। इतने खतरनाक दुश्मन का सामने होना पक्का एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। चू लिन के आसपास खड़े पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन ने भी अपने होंठ भींच लिए थे और बिल्कुल चुप थे। अगर सामने डेथ डीमन स्टार और कॉन्जेनिटल सोसाइटी जैसे दुश्मन होते तो वो कुछ न कुछ हासिल कर ही लेते, भले ही उन्हें कुछ बहुत अच्छा हिस्सा ना मिलता। लेकिन यॉन क्विक्सिंग जैसे डेड ब्लड डीमन स्टार टीम के सामने होने से उन्हें शायद एक पैसा भी नहीं मिलने वाला था। ये बिखरे हुए लोग या गैंग ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइटर्स के पोटेंशियल से लेकर स्किल्स के फाउंडेशन तक पूरी तरह कुचले जा चुके थे। खास तौर पर लेट टियानक्वान पीरियड के उन स्ट्रांग फाइटर्स के सामने जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। छू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं। उसे हॉल के एंट्रेंस पर ही महसूस हो गया था कि वो स्ट्रांग फाइटर यंग क्विक्सिंग नहीं था। मतलब यहां आसपास लेट टियानक्वान स्टेट की लीड में कम से कम एक और टीम मौजूद थी। ब्लडी स्टोन के लिए लड़ना बहुत मुश्किल था। टियन हावोक्योंग और लू तियानली ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी। उनके लिए खाली हाथ लौटना इम्पॉसिबल था, वरना उनके अपने प्लैनेट्स पर उनका स्टेटस जमीन पर आ गिरता और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। रेड सन स्टार और स्टारफिश, सही कहा ना? अगर तुम लेट टियानक्वान स्टेज में होते तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। चूंकि तुम्हारा प्लैनेट भी ब्लड स्टार अरीना में आता रहता है तो तुम्हें यहाँ के रूल्स तो पता ही होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो खजाना ले सकता है वही लेगा, कचरे को अपनी जगह पता होनी चाहिए। वू ज़ेन ने एक खतरनाक स्माइल दी और हवा में ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे सिटी ऑफ स्टील के सैकड़ों लोगों की भीड़ को घूरने लगा। भले ही सिटी ऑफ स्टील में बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन अकेले उसके खौफ ने ही उन सबको दबाकर रख दिया था। ठंडी हवा के झोंकों ने न सिर्फ लोगों को कंपा दिया था, बल्कि उनके दिलों को भी जमा दिया था। टियन हाओक्योंग ने अपनी मुट्ठी भींची और ऊपर की तरफ देखते हुए जोर से दहाड़ा। भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन अगर हमारे सिटी ऑफ स्टील के 100 लोग मिलकर अटैक करें तो मुझे नहीं लगता कि तुम हमें रोक पाओगे। हा हा! वू ज़ेन ने तंज कसते हुए हंसा और उसके साथ पूरे युन क्विक्सिंग के लोग जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई बहुत मजेदार जोक सुन लिया हो। अचानक एक हाथ घुमाने के साथ ही 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जीन एनर्जी ब्लास्ट कर दी। आसमान और जमीन एकदम शांत हो गए। उनके सिर के ऊपर मौजूद चट्टानों से चटकने की हल्की सी आवाज आई, जिसने सिटी ऑफ स्टील के फाइटर्स को बर्फ की गुफा में धकेल दिया। उसी वक्त टियन हावुयुआन और लू तियानली की आंखें सिकुड़ गईं और उनके दिल की धड़कन रुक सी गई। उनके पीछे खड़े सिटी ऑफ आयरन एंड स्टील के बहुत सारे लोग और भी ज्यादा घबरा गए। इन 100 से ज्यादा लोगों में रेड सन स्टार, स्काई सी स्टार, पर्पल मून के आदमी, चूलिन और बाकी लोग, और बाई वेनमाओ को फॉलो करने वाले सिटी ऑफ आयरन एंड स्टील के बहुत सारे बिखरे हुए लोग भी शामिल थे। इतने सारे लोग बिना किसी लीडर के बिखरे हुए थे। इस डरावने माहौल ने उनकी 70% हिम्मत तोड़ दी थी। उन सैकड़ों लोगों में टियानक्वान रेल्म के कई मार्शल आर्टिस्ट्स मौजूद थे। अगर वो लोग सच में एक हो जाते तो सामने वाले भी थोड़ा घबराते। मेरे भाइयों, टियन हाओक्योंग ने खड़े होकर अपने पीछे मुड़ते हुए जोर से चिल्लाया, हम इतनी दूर सिटी ऑफ आयरन एंड स्टील से आए हैं, पता नहीं हमने कितनी मुश्किलें सही हैं। मैं बहुत सारे खतरों से गुजरा हूं और ना जाने हमने कितने लोगों को खो दिया। अब हम खजाने से बस कुछ ही कदम दूर हैं। क्या तुम हार मानने के लिए तैयार हो? बिजली की कड़क जैसी टियन हाओक्योंग की उस तेज आवाज ने सब लोगों को अचानक नींद से जगा दिया। तुम में से कौन अपने प्लैनेट का जीनियस नहीं है? क्या तुम कमजोर पड़कर एक ऐसा कायर बनना चाहते हो जो अपनी पूरी जिंदगी बस पछताता रहे? इस कड़कती हुई आवाज को सुनकर छू लिन ने हल्के से अपनी भौहें उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा चौड़ा और स्ट्रांग दिखने वाला टियन हाओयुआन बोलने में भी इतना माहिर होगा। और तो और उसकी बातों का असर भी काफी बढ़िया हुआ। जिन लोगों की आंखों में डर से भागने का इरादा था, उनकी नजरें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही थीं, और जो लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे उन्होंने भी शोर मचाना बंद कर दिया। चाहे जो भी हो, हम सिटी ऑफ स्टील के सारे लोग एक साथ मिलकर इन्हें कुचलकर दूर फेंक देंगे। जहां तक लेट टियानक्वान स्टेट के उन स्ट्रांग फाइटर्स की बात है जिनसे तुम डर रहे हो, लू तियानली और मैं उन्हें कसकर पकड़कर रखेंगे। तुम 100 से ज्यादा लोग उनके 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर्स को तो हरा ही सकते हो। टियन हाओक्योंग ने सही मौके पर चौका मारा, जिससे सब लोगों का डर खत्म हो गया। अब उनकी आंखों में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी, वो एकदम मजबूत और तेज बन चुके थे। हाँ, हम इतने सारे लोग हैं, हमें उनसे डरने की क्या जरूरत है? मेरा भाई उन अजीब जानवरों के हमले में मारा गया है। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद मैं खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। अगर उन्होंने हमें रोकने की हिम्मत की तो हम लड़कर खजाना छीन लेंगे। टियन हाओक्योंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने हवा में ऊंचाई पर तैर रहे वू ज़ेन की तरफ देखा। वू ज़ेन, तुम्हारा यंग क्विक्सिंग बहुत पावरफुल है, लेकिन तुम्हारा इस तरह दबदबा दिखाना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। वू ज़ेन गुस्सा होने की बजाय खुश था। उसकी आंखों में मजाक था और उसने हंसते हुए कहा, वे चेंग,
इतनी देर अंधेरे में छुपकर तमाशा देखने के बाद अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। हा वू ज़ेन, मैंने पहले ही कहा था कि तुम अकेले यंगक्वेक्सिंग के भरोसे नहीं रह सकते। एक छुपी हुई गुफा से 10 से ज्यादा लोग बाहर निकले, आसमान चीरने की तेज आवाज आई और काले कपड़ों में कई फिगर्स मेन हॉल में तैरने लगे। सिटी ऑफ आयरन एंड स्टील के लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। इन 10 लोगों में से सबसे स्ट्रांग फाइटर वू ज़ेन के पास आकर उतरा। वो भी लेट टियानक्वान पीरियड का एक स्ट्रांग फाइटर था। डेड ब्लड डीमन स्टार की एक और टीम। काले कपड़ों वाले उस आदमी ने टियान हाओक्योंग को देखा और बोला, आयरन स्टार वे चेंग। टियान हाओक्योंग और एलवी टियानली के चेहरे पर एक साथ बिटरनेस छा गई। अगर वो दोनों मिलकर किसी एक को ब्लॉक भी कर लें तो भी एक साथ 2 टियानक्वान स्टेट्स को स्टॉप नहीं कर सकते। पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन के होते हुए भी ये इम्पॉसिबल था। जहां तक चूलिन की बात थी, टियान हाओक्योंग जानता था कि चूलिन के पास कई मीन्स हैं, लेकिन यह कहना डिफिकल्ट था कि ये मीन्स लेट स्टेज टियानक्वान पर कोई इफेक्ट डालेंगे या नहीं। चूलिन ने टियानक्वान के इन नए कमर्स को देखा और फ्राउन किया। सिर्फ इन लोगों की हेल्प से उन्हें पीछे पुश करना सच में बहुत हार्ड था। अगर स्टील सिटी के सारे लोग यूनाइट भी हो जाएं, तो भी वो इन 2 डेथ ब्लड डीमंस के जॉइंट प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर सकते। आखिर लेट स्टेज टियानक्वान के इन 2 स्ट्रांगमैन का डिटरेंस ही इतना टेरेबल था। स्टील सिटी के लोगों में साइलेंस छा गया। उनके अंदर जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जागा भी था, वो इन आयरन एंड ब्लड स्टार्स को देखते ही इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट हो गया। ऐसा नहीं था कि वो टिमिड थे, बल्कि सामने वालों की स्ट्रेंथ उनसे कहीं ज्यादा थी। टियान हाओयुआन की आंखें ग्लूमी थीं और उसने एलवी टियानली की तरफ देखा। अब हमें क्या करना चाहिए? एलवी टियानली स्पीचलेस था और उसने अपना सिर हिलाया। जब तक कोई सामने वाले लेट टियानक्वान स्टेट को रेजिस्ट नहीं कर लेता, हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। टियान हाओक्योंग का मुंह हल्का सा मुड़ा। लेट स्टेज टियानक्वान के स्ट्रांग लोगों की बॉम्बार्डमेंट को भला कौन रेजिस्ट कर सकता था? वो दोनों काफी लंबे टाइम से मिड स्टेज में थे। उनकी स्ट्रेंथ इतनी तो थी कि वो पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन को इजीली डिफीट कर सकें, लेकिन लेट स्टेज के सामने वो कोई मिस्टेक करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एलवी टियानली साइलेंट रहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और ग्रुप को देखने लगा। उसकी नजरें भीड़ को पार करती हुई सीधा चू लिन पर जाकर लैंड हुईं। टियान हाओक्योंग ने कुछ नहीं कहा। क्या वो सच में एक्सपेक्ट कर रहा था कि चू लिन किसी लेट स्टेज वाले को हैंडल कर पाएगा? चू लिन के पास बहुत सारे हिडन कार्ड्स थे। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई चांस नहीं था, लेकिन उसका रेल्म अभी बस इन्फेंसी में ही था। स्टील सिटी की टीम के लीडर्स होने के नाते उनकी नजरों ने काउंटलेस आंखों का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया। हवा में मौजूद क्लाउड एंड आयरन स्टार्स भी एक के बाद एक उसी तरफ मुड़े और फाइनली चू लिन पर फोकस हो गए। अंडरग्राउंड पैलेस का एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंस हो गया। आसमान से आने वाली नजरें जैसे इन्फेक्शियस लग रही थीं और सबने एक साथ चू लिन की तरफ देखा। वू ज़ेन और वेई चेंगडू ने फ्राउन किया। उनके ओपिनियन में चू लिन अर्ली स्टेज टियानक्वान रेल्म जितना स्ट्रांग नहीं था। मिड स्टेज के 2 मास्टर्स होने के नाते क्या उन्हें सच में एक अर्ली स्टेज वाले से हेल्प एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी? ये लोग कर क्या रहे हैं? वू ज़ेन ने फ्राउन किया। वे चेंग के चेहरे पर एक मजाकिया भाव था। उसने स्नीयर किया और अपने हाथ बांधकर क्वाइटली तमाशा देखने लगा। मेन हॉल के एक सिक्लूडेड कॉर्नर में ब्लू ड्रेस में एक ब्यूटीफुल फिगर दिखाई दी। वो हल्के से अपनी उंगली काटते हुए उस शोर शराबे को देख रही थी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वॉर की शुरुआत में लेट स्टेज की फाइटिंग कैपेसिटी सच में अमेजिंग है। हॉल में आने के बाद उस औरत की लेजी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी और वो क्वाइटली सब कुछ देखने लगी। मौत जैसा वो सन्नाटा बस एक शॉर्ट मोमेंट के लिए ही टिका। चू लिन ने हल्की सी स्माइल दी और भीड़ से बाहर निकल आया। उसने लाउड वॉइस में टियान हाओक्योंग और एलवी टियानली से कहा, आप दोनों बताएं, क्या मैं स्टील सिटी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? टियान हाओक्योंग और एलवी टियानली दोनों एक मोमेंट के लिए स्टन रह गए और फिर कॉशियसली पूछा, तुम करने क्या वाले हो? चू लिन ने हल्की सी स्माइल दी, बस ट्राई करूंगा, मेरे पास जीतने का 50% चांस है। 50%? टियान हाओक्योंग ने बिना झिझके सिर हिलाया और अग्री कर गया। तो फिर इसे ब्रदर चू लिन को हैंडओवर कर देते हैं। 50% चांस बहुत लो लग रहा था, लेकिन अगर वो कोई और मेथड्स यूज करते तो उनके पास कोई चांस ही नहीं था। इससे बेटर था कि चू लिन को ही ट्राई करने दिया जाए। एलवी टियानली ने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया और सिर हिलाया। टियान हाओयुआन को भी साई करना पड़ा। चू लिन आगे बढ़ा और उन सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। आप दोनों ही बिग नेम्स हैं। अगर आप हम 100 से ज्यादा लोगों को पीछे पुशबैक करना चाहते हैं तो आप बस हम पर चिल्लाकर हमें जाने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा गेम खेलना चाहिए। अगर आप जीते तो हम टर्न अराउंड करके चले जाएंगे, अगर आप हारे तो हम अपने रास्ते जाएंगे। कैसा रहेगा? चू लिन की आवाज क्लियर और लाउड थी, जो हर किसी को साफ साफ सुनाई दी। छोटा सा गेम? वू ज़ेन ने स्नॉट किया, क्या तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन भी है? चू लिन का टोन एकदम काम था, माना कि आपकी दोनों फैमिली स्ट्रांग हैं, लेकिन हम लोग पूरे रास्ते लड़ते और मरते हुए यहां तक पहुंचे हैं। पता नहीं कितने टैलेंट्स यहां आए हैं और आप हमें ऐसे ही जाने को कह रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अगर नौबत सच में फाइट की आई तो भले ही हम आपको बीट ना कर पाएं, लेकिन जेनेटिक एनर्जी का एक्सप्लोजन बाकी फोर्सेस को भी डिस्टर्ब कर देगा। क्या हमारे साथ फाइट करने के बाद आप में किसी और दुश्मन को डिफीट करने का कॉन्फिडेंस बचेगा? चू लिन की बातें एमलेस नहीं थीं।
उसने पहले भी दूसरे स्ट्रांग लोगों का ऑरा फील किया था और वो ऑरा इन दोनों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये सुनकर वू ज़ेन की आंखें सिकुड़ गईं और उनकी नजरें अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में स्वीप करने लगीं। उन्हें रिमाइंड करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। असल में वो भी जानते थे कि वहां लेट स्टेज टियानक्वान स्टेट के कई स्ट्रांग लोग मौजूद हैं और कुछ तो उनसे भी कहीं आगे थे। ये तो बस एक फ्लूक था कि पूरे रास्ते उनका किसी से सामना नहीं हुआ। कौन गारंटी दे सकता था कि उनके पीछे कोई और खतरा नहीं छिपा है? तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो? वेई चेंग की आवाज होर्स थी और उसकी आंखें एकदम शार्प थीं। चू लिन थोड़ा रिलीव हुआ। उसे डर था कि कहीं सामने वाले सच में हॉट ब्लडेड ना निकलें और उन्हें खत्म करने पर ना उतारू हो जाएं। चू लिन ने अपनी उंगली ग्राउंड की तरफ पॉइंट की। उसकी उंगली की मूवमेंट के साथ थोड़ी सी जेनेटिक एनर्जी नीचे शूट हुई और ग्राउंड पर कुछ फीट बड़ा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। बहुत सिंपल है। आप में से कोई एक इस सर्कल में खड़ा हो जाए। मैं अपनी पूरी ताकत से एक फुल ब्लो करूंगा। अगर आप सर्कल से बाहर निकल गए तो मैं जीत जाऊंगा, नहीं तो जीत आपकी होगी। चू लिन ने बहुत कैजुअली कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर हर कोई शॉक रह गया। लोगों की सांसें अटक गईं। पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन ट्रांस में थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। माना कि चू लिन फियर्स था, लेकिन वो इतना एरोगेंट भी नहीं था। टियन हावोक्योंग और एलवी तियानली भी स्टन रह गए। वो इस बात से डिनाई नहीं कर रहे थे कि चू लिन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सामने वाला एक असली लेट स्टेज टियानक्वान स्टेट था। यहां तक कि सामने वाला उम्र में भी यंग था, जिसका मतलब था कि उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। वो पूरी तरह से एक टॉप टियर कैंडिडेट था। फिर भी चू लिन कह रहा था कि वो उसे पीछे धकेल देगा। ये एलवी टियानली का चेहरा ब्लैक पड़ गया, उसका मुंह आधा खुला रह गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फॉरगेट इट। अब जो होना है सो होगा। चू लिन को जो करना है करने दो। टियन हाओक्योंग ने अपना सिर हिलाया और खुद को कंफर्ट किया। शायद वो कोई मिरेकल ही कर दे। हा। सिर्फ स्टार मैजिक पैलेस के 4 लोगों ने सीक्रेटली अपनी मुट्ठियां भींची और साइलेंटली चू लिन को चीयर करने लगे। चू लिन और यून एक तरह से स्टार मैजिक पैलेस के मास्टर्स ही थे। भले ही उन्हें यकीन नहीं था कि चू लिन जीत सकता है, लेकिन वो अनकंडीशनली उसे सपोर्ट करने वाले थे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वू ज़ेन भी कुछ देर के लिए स्टन रह गया और फिर उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। ये लड़का सच में रिडिकुलस था। कोई हैरानी की बात नहीं थी। अर्ली स्टेज टियानक्वान रेल्म का एक वाइल्ड प्लैनेट से आया लड़का फालतू की ही हाई विजन रखेगा। आज इसे एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा ताकि इसे बिग प्लैनेट की असली पावर का अंदाजा हो सके। आप दोनों में से कौन ये गेम खेलने वाला है? चू लिन ने लोगों के सवालों और डाउट्स पर कोई अटेंशन नहीं दिया। वो बस सीधा उनके चेहरों को स्टेयर करता रहा। मैं ट्राई करूंगा। वू ज़ेन ने स्नीयर किया और वेई चेंग की तरफ देखा। वेई चेंग ने कैजुअली अपने हाथ झटके। उसने सडनली एक कदम आगे बढ़ाया, जो अब चू लिन से सिर्फ 3 या 4 मीटर्स की दूरी पर था। वू ज़ेन अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा रहा और उस सर्कल में नहीं कूदा। उसने अपना सिर उठाया और सीना तानकर घमंड से बोला, वो सर्कल ही काफी है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अगर तुम मुझे एक कदम भी पीछे हटने पर मजबूर कर दो तो तुम्हारी जीत। इस अंडरग्राउंड पैलेस में तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। वे चेंग ने तरस खाने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम हार गए तो जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाना, वरना अगर दूसरे स्ट्रांगमैन यहां आ भी गए तो भी मैं तुम्हें अपनी बिजली से मार डालूंगा। उस अंडरग्राउंड पैलेस में सन्नाटा छाया था और ब्लू क्रिस्टल चमक रहे थे। इधर उधर रेंगते कुछ रॉकपटी इंसेक्ट्स को छोड़कर कोई दूसरा जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। वू ज़ेन हवा में खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड था और उसका हैंडसम लुक सच में कमाल का लग रहा था। टियानक्वान स्टेट का लेट पीरियड सच में अर्ली और मिडिल पीरियड से बिल्कुल अलग था। असल में इस ब्लडी कॉम्पिटिशन ट्रायल के बाद वू ज़ेन स्टार गवर्नमेंट का दिया हुआ सीक्रेट ट्रेजर हासिल कर लेगा और फिर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। इसके बाद टियानक्वान स्टेट के कमजोर लोग उससे बहुत पीछे छूट जाएंगे। दोनों तरफ से इस स्मॉल गेम को मान लेने के बाद सिटी ऑफ स्टील की टीम एक के बाद एक हारती चली गई। टियन हाओक्योंग और एलवी टियानली दोनों ने गहरी सांस ली। उनका सिर दर्द करने लगा था। अगर चू लिन हार गया तो उन्हें सच में यहां से जाना पड़ेगा। उन्हें चू लिन के मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। चू लिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक तरह से देखा जाए तो सिटी ऑफ स्टील के इन लोगों का अंडरग्राउंड पैलेस में आना उसके लिए फायदेमंद ही था। उनके आने से यहां काफी कियोस मचेगा और फिर सीक्रेट ट्रेजर को हथियाने का मौका बन सकता है। इस सीक्रेट ट्रेजर के सामने सब पावरफुल लोग थे। हो सकता है उन्होंने पहले ही आपस में हिस्सेदारी तय कर ली हो, पर इससे चू लिन को क्या फर्क पड़ता था? इसलिए इसे अपना अपना फायदा देखने का मौका माना जा सकता था। ठीक है। वू ज़ेन हवा में बिल्कुल शांत खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे सच में नहीं पता कि तुम में ये गेम सेट करने की हिम्मत कहां से आई, पर तुम अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकते हो। चू लिन का चेहरा एकदम शांत था। उसके शरीर से किसी भी एनर्जी फ्लक्चुएशन का एहसास नहीं हो रहा था। टियानक्वान स्टेट के लेट पीरियड का प्रेशर बहुत ज्यादा था। नॉर्मल तरीकों से हमला करके उसमें वू ज़ेन को एक कदम भी पीछे धकेलने का कॉन्फिडेंस नहीं था। चू लिन का ध्यान अपने नैनो कंप्रेसर में गया, जहां एक बहुत बड़ा ब्लड क्रिस्टल रखा था जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। एनर्जी साइफन।
नानो कंप्रेसर के अंदर चू लिन ने सोर्स ऑफ डेथ के वर्लपूल को उस ब्लड क्रिस्टल पर फेंक दिया और पूरा ब्लड क्रिस्टल उस वर्लपूल में समा गया। एक पल के लिए वो वर्लपूल भी धीमा पड़ गया और जीन पैनल से एक फुल होने वाली फीलिंग आई। जीन पैनल पॉपअप मैसेज, कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर 6499 पॉइंट्स ऑफ एक्सटिंक्शन पावर। बढ़िया। चू लिन ने फिर वू जेन की तरफ देखा जो पहले से ही इम्पेशेंट हो रहा था। चू लिन ने अपने हाथ उठाए। जिनटाओ जायंट हैंड। हवा चीरने की एक तेज आवाज हुई। हवा में अचानक एनर्जी से बना एक बहुत बड़ा हाथ प्रकट हुआ और उसने वू जेन के सिर के ऊपर का पूरा हिस्सा ढक लिया। वू जेन ने अपना सिर हिलाया। बस इतना ही। उसे लगा था कि कोई कमाल का हमला होगा। एनर्जी से बना ये बड़ा हाथ टियानक्वान स्टेट के मिडिल स्टेज वाले स्ट्रांग लोगों पर तो काम कर सकता था, पर क्या इसका इस्तेमाल वो उस पर करने वाला था? वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। इस चू लिन ने उसे निराश कर दिया था। वो विशाल हाथ अचानक नीचे की तरफ आया। पूरी हथेली प्योर गोल्ड रंग में बदल गई और उसने तेजी से वू जेन को कवर कर लिया। TCH। वे चेंग ने लापरवाही से ऊपर देखा। उसे इस हमले में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे चेंग कुछ कहना ही चाहता था कि उसने वू जेन को पकड़ने वाले उस विशाल हाथ में कुछ बदलाव देखे। वो गोल्डन पीला रंग उंगलियों के पोरों से सफेद होने लगा था। सफेदी बढ़ती गई और आखिर में एक चमकते हुए सिल्वर व्हाइट रंग में बदल गई। उसी वक्त उस विशाल हाथ से एक डरा देने वाली फोर्स बाहर निकली। कंजेनिटल एसोसिएशन के लीडर शेन फेंग के बदलावों के बाद जिनटाओ जायंट हैंड में 10 तरह के एनर्जी चेंजेस थे। चू लिन ने बाकी के 10 बेकार चेंजेस को छोड़ दिया था और अपना खुद का डार्क इन्फ्लेमेशन चेंज खोल लिया था और वैनिशिंग चेंज भी। 10 वंडर्स ऑफ जिनटाओ। खत्म हो जा। वो गोल्ड का विशाल हाथ पलक झपकते ही स्नो व्हाइट सिल्वर लाइट में बदल गया। उसकी वैनिशिंग स्ट्रेंथ की हर एक बूंद पागलपन से भरी थी। आसपास की मटीरियल ब्रेथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो वैनिशिंग फोर्स बेकाबू होकर सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। ये पावर वे चेंग के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर वो इस वार को झेलने की जिद करता तो वो पक्का बुरी तरह घायल हो जाता। इस लड़के ने ये ट्रिक्स आखिर कहां से सीखी थीं? वू जेन, बच के रहना। वे चेंग ने घबराकर चिल्लाया। वू जेन उस वैनिशिंग विशाल हाथ के ठीक नीचे था। वो वे चेंग से भी ज्यादा डरा हुआ था। उसकी जान खतरे में थी। गोल्डन लाइट गॉड आर्मर। वू जेन के शरीर पर पेल गोल्ड रंग का एक लाइट कर्टन छा गया। वो कर्टन उसके शरीर से चिपक गया और एकदम एंटीक लग रहा था, जैसे बैटलफील्ड के किसी जनरल का आर्मर हो। क्रैक क्रैक। जैसे ही वो आर्मर उस भयानक वैनिशिंग फोर्स से टकराया, वो उसी वक्त टूटकर घने कोहरे में बदल गया। बैंग। चू लिन जोर से चिल्लाया। रुको। वू जेन की घायल फिगर चमकी और वो उस वैनिशिंग जायंट हैंड के घेरे से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। वू जेन कांप रहा था। चू लिन के होठों के कोने पर एक मुस्कान आई। फिर उसने कमजोर होने का नाटक किया और अपने चेहरे पर एक बनावटी पीलापन ले आया। ब्रदर चू लिन। जुआंग होंग जोर से चिल्लाया, पर वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। टियानक्वान स्टेट के इन स्ट्रांग लोगों की लड़ाई में अगर वो छोटे लोग जरा भी चूके तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते। उस वैनिशिंग हैंड की स्पीड धीरे धीरे कम हुई और आखिर में वो हवा में ही रुक गया। उस पर चमकने वाला वो डरावना सिल्वर व्हाइट रंग भी तेजी से फीका पड़ गया। लड़के, तुम्हारी ये मूव वू जेन ने त्योरियां चढ़ाईं और उसका चेहरा उतर गया। चू लिन मुस्कुराते हुए बोला, हर किसी के पास अपना एक ट्रम्प कार्ड होता है ना? जैसे डेथ डीमन स्टार का एक्सट्रीम यांग मैजिक फायर होता है। मेरे पास भी कुछ वैसा ही है। खैर, वू जेन पहले ही अपनी हार मान चुका था। चू लिन ने बड़ी चालाकी से एक्सटिंक्शन पावर का सच छुपा लिया और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस मूव को इस्तेमाल करने के लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वू जेन और वे चेंग ने राहत की सांस ली। तो ये दुश्मन को मारने के लिए खुद को दांव पर लगाने वाली मूव थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। कई जंगली और लड़ाकू प्लैनेट्स ने ऐसी डेडली ट्रिक्स बना रखी थीं, लेकिन चू लिन चोट के बदले चोट खाकर भी जीतना चाहता था। वो सच में बहुत खूंखार था। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि बुरी तरह घायल होने के बाद उसके अपने ही साथी उसे धोखा देकर छोड़ जाएंगे? ऐसे खतरनाक वॉरियर के सामने वू जेन ने मान लिया कि वो पीछे हट रहा है। वे चेंग ने भी डरते हुए चू लिन की तरफ देखा। बार बार ऐसी बड़ी मूव्स का इस्तेमाल करने वाले इस पागल से दूर रहना ही बेहतर था। अगर पंगा नहीं लोगे तो बचे रहोगे। डेथ डीमन स्टार इस ब्लड स्टार अरीना में इतना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी वो कैसे टिके हुए थे? वो हमेशा सेल्फ एक्सप्लोजन का डर दिखाकर ही लोगों को भगा देते थे। मान लेने के लिए शुक्रिया। चू लिन ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाई। वू जेन के पैर अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। अभी कुछ देर पहले वो वैनिशिंग फोर्स सीधा उसके चेहरे पर लगने वाली थी। वो साफ तौर पर टियानक्वान स्टेट के लेट स्टेज में था, फिर भी उसे लगा था कि वो इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाएगा या मारा जाएगा। यनक्योक्सिंग और आयन एंड ब्लड स्टार के लोग एक साथ चले गए। उन्होंने चू लिन को हवा में अकेला छोड़ दिया और अब सैकड़ों लोगों की नजरें उसी पर टिकी थीं। इस पल, चाहे किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, वो चू लिन के लिए आह भरे बिना नहीं रह पाए। टियानक्वान स्टेट के अर्ली स्टेज वाले एक आदमी ने सच में लेट स्टेज के 2 स्ट्रांग लोगों को और डेड ब्लड डीमन स्टार के 20 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था।
माहौल एकदम जम गया था, आवाजें गायब हो गई थीं और वक्त जैसे रुक सा गया था। लोगों की आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। सिल्वर लाइट से चमकने वाले इतने बड़े हाथ का सामना आखिर कौन कर सकता था? उन्हें अच्छे से पता था कि वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम जीत गए? टियान हाओक्योंग ने अपना सूखा थूक निगला और एलवी टियानली की तरफ देखा, जो अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश कर रहा था। उसने ना मानते हुए बड़बड़ाया। एलवी टियानली ने भी काफी देर तक हाँ में सिर हिलाया। उस सिल्वर लाइट ने गोल्डन लाइट आर्मर को सिर्फ छूते ही फाड़ दिया था। अगर सही से याद किया जाए तो एलवी टियानली एक बार युनक्वेक्सिंग के एक नए वॉरियर से लड़ा था। उस गोल्डन लाइट गॉड आर्मर को तोड़ने में उसके पसीने छूट गए थे, और वो तो सिर्फ एक अर्ली वॉरियर था। वू जैन के लेट टियानक्वान स्टेट वाले गोल्डन लाइट गॉड आर्मर की मजबूती का तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था। टियन हाओयुन भी अंदर से हिल गया था। शुरुआत में उसे चू लिन के घमंडी एटीट्यूड से थोड़ी चिढ़ थी, पर अब उस डरावनी पावर के बारे में सोचकर वो जैसे किसी सोच में डूब गया। और सिटी ऑफ स्टील के लोग थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगे। लोग खुशी से पागल होकर चू लिन का नाम पुकार रहे थे। कमजोर का किसी स्ट्रांग को हरा देना हमेशा से लोगों का फेवरेट टॉपिक रहा है। ब्लैक फैल्कन ने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और पर्पल मून की तरफ देखा। उसने देखा कि उस औरत का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने काफी समय से इस औरत को इस तरह हैरान होते नहीं देखा था। खैर, इस बार मैंने ही ब्रदर चू लिन को यहां आने के लिए इनवाइट किया था। ये मेरा इनविटेशन ही था, है ना? पर्पल मून ने अपने होंठ सिकोड़े। चू लिन का तुमसे क्या लेना देना? उसने ब्लैक फैल्कन जैसे खुरदरे आदमी को इग्नोर कर दिया। पर्पल मून ने अपनी खूबसूरत आंखों से चू लिन को देखा। वो उसे जितना देखती उसे उतनी ही खुशी महसूस होती। मैंने पहले नोटिस नहीं किया था कि चू लिन इतना हैंडसम है। ये बिल्कुल मेरी पसंद का है। सामने ही अंडरग्राउंड पैलेस का असली एंट्रेंस है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। चू लिन ने सबसे पहले आवाज दी। बाकी लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब चू लिन की बातों की बहुत वैल्यू थी। सिटी ऑफ स्टील के लोगों ने अपना सामान समेटा और एक एक करके उस रास्ते में घुस गए। बहुत सारे लोग उस हॉल में घुस गए। तभी नीले रंग के एक कोने से चुपचाप एक परछाई बाहर आई। ये इंटरेस्टिंग है, पर लगता है उस चू लिन ने झूठ बोला था। उस औरत ने धीरे से अपना होंठ काटा। उसकी पतली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अचानक एक लोमड़ी जैसी चालाकी आ गई। खेल खत्म हो गया और अब मुझे भी चलना चाहिए। उस औरत ने अपनी कमर मटकाई और उसकी मीठी आवाज उस अंडरग्राउंड पैलेस में गूंज उठी। जाने से पहले उसने बिना कोई सुराग छोड़े पीछे मुड़कर देखा और फिर धीरे से हंसी। उस औरत के जाने के बाद एक पेड़ के नीचे कुछ सरसराहट हुई और दो लोग बाहर निकले। उन दोनों की पावर लेट टियानक्वान स्टेट की थी। लगता है उस औरत ने हमें देख लिया था। उनमें से एक ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, वो औरत वही दुश्मन है जिसकी हमें उम्मीद थी। अगर उसे हमारे बारे में पता चल भी गया तो कोई हैरानी की बात नहीं है। एक ठंडे चेहरे वाले आदमी ने शांत आवाज में कहा। मुझे ज्यादा फिक्र उस चूलिन की है जो लेट टियानक्वान स्टेट की पावर में भी इतना खतरनाक हमला कर सकता है। अरे, पहले वाले ने अपना सिर हिलाया। उस सेल्फ एक्सप्लोडिंग ट्रिक में क्या रखा है? तुम्हें बस उसे फंसाना है या किसी ऐसे को ढूंढना है जो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि वो खुद को उड़ाने पर मजबूर हो जाए। इस तरह के दुश्मन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद तो यही है, ठंडे चेहरे वाले आदमी ने शांत आवाज में कहा और फिर पीछे की तरफ इशारा किया। क्रैश की एक तेज आवाज हुई। एक तहखाने से 40 या 50 लोग अचानक बाहर निकल आए। वो भी ब्लडी स्टोन के लिए लड़ने वाली किसी फोर्स की टीम थे। मैं पहले ही बता दूं, हम अपनी पूरी ताकत से ब्लडी स्टोन के लिए लड़ेंगे और फिर हम अपने खजाने आपस में बांट लेंगे। मुझे भी यही लगता है। उस अंडरग्राउंड पैलेस में चारों तरफ घना अंधेरा था। लीडर ने मशाल उठाई और उस अंडरग्राउंड पैलेस में रास्ता टटोलने लगा। पूरे रास्ते में उन्हें कई अच्छी चीजें मिल रही थीं, जैसे बड़े एनर्जी क्रिस्टल्स और टूटे हुए मेटल फ्रैगमेंट्स। सिटी ऑफ स्टील के लोग एक के बाद एक चीजें खोजते और खोदते रहे। जिसे जो मिलता वो उसे खुशी खुशी अपने पास रख लेता। यहां तक कि स्टार डीमन पैलेस के कुछ लोगों ने भी अपने स्टोरेज इक्विपमेंट के भरोसे कुछ कबाड़ चुनकर अपने पास रख लिया। पर चू लिन ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। ये लो लेवल एनर्जी और लो लेवल मेटल्स उसके किसी काम के नहीं थे। अगर वो इन्हें अपने नैनो कंप्रेसर में ठूसेगा तो ये फालतू में जगह ही घेरेंगे। वो अंडरग्राउंड पैलेस बहुत ही बड़ा था। उसके रास्ते एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो घुमावदार रास्ते सुनसान जगहों की तरफ जा रहे थे। वो रास्ते अंधेरे में फैले हुए थे और किसी को नहीं पता था कि वो कहां जाते हैं। अंडरग्राउंड पैलेस में घुसने के बाद सिटी ऑफ स्टील के लोग खजाने के लालच में धीरे धीरे अलग हो गए और अपने अपने मौकों की तलाश में बिखरने लगे। चू लिन ने अपना गोस्ट टच एक्टिवेट किया। उस अंडरग्राउंड पैलेस के अंधेरे में उसे किसी खास दिशा से एक अजीब सी फ्लक्चुएशन महसूस हुई। उसने अपनी कलाई उठाकर उस तरफ इशारा किया। हम इस तरफ से चलेंगे। इतना कहकर चू लिन ने किसी की राय का इंतजार नहीं किया और उस तरफ कदम बढ़ा दिए। ज्वांग होंग के चारों आदमियों ने बिना किसी झिझक के उसे फॉलो किया। ब्लैक फैल्कन और पर्पल मून भी थोड़ा हिचकिचाए, पर फिर वो भी उसके पीछे चल पड़े। वैसे भी उस अंडरग्राउंड पैलेस में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो चू लिन के पीछे चलना ही बेहतर था।
एलवी टियानली और टियान हाओक्योंग अपनी जगह पर खड़े रहे। जाहिर है उनकी अपनी कुछ जरूरतें थीं। अब वो लोग ज्यादातर खतरों को पार कर चुके थे। उनके हिसाब से अब छू लिन के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भागने से अच्छा था कि वो खुद अपना खजाना ढूंढें। चू लिन और उसकी टीम तेजी से उस पतली टनल से गुजरी। उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थीं और उनमें एक अलग ही रोशनी थी। वो अपने चुने हुए टारगेट के जितना करीब जा रहा था, उसे उतना ही ज्यादा महसूस हो रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर का समंदर उबल रहा है। ऐसा मौका मिलना सच में बहुत मुश्किल था। उसे अच्छे से पता था कि स्पिरिट से जुड़ी किसी अजीब चीज के मिलने पर ही ऐसी मूवमेंट हो सकती थी। साफ था कि वहां अंदर साइकिक पावर से जुड़ी कोई चीज मौजूद थी। ये रहा। छू लिन रुक गया। उसके सामने एक चौड़ा स्टोन हॉल था, जहां से डराने वाली फ्लक्चुएशंस आ रही थीं। उस स्टोन हॉल में एक अपनी तरफ खींचने वाली हल्की कड़वी महक फैली हुई थी। ये एक फार्मेसी थी। छू लिन की नजरें तेजी से उस फार्मेसी में घूमी और फिर उसके बिल्कुल बीच में जाकर रुक गईं। वहां एक छोटा सा पेड़ था जो लगभग सूख चुका था। वो पेड़ पारदर्शी सफेद क्रिस्टल से ढका हुआ था। उन क्रिस्टल्स पर थोड़ी धूल जमी थी। उन क्रिस्टल्स के एकदम अंदर कुछ काली धारियां थीं जिन्होंने उनकी खूबसूरती को काफी हद तक बिगाड़ दिया था। उस पूरे पेड़ से लगातार एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकल रही थी जो दुनिया से जुड़ रही थी। वो तो हार्ट गॉड ट्री है, पर्पल मून के मुंह से अचानक निकल पड़ा। हवा में दवाइयों की खुशबू तैर रही थी और हर तरफ एनर्जी भरी हुई थी। ब्लैक फैल्कन और पर्पल मून हक्के बक्के रह गए और उनकी सांसें भारी होने लगीं। चू लिन ने धीरे से अपने मुंह से खराब हवा बाहर निकाली और उस हार्ट गॉड ट्री की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने बाकी की ढेर सारी मेडिसिनल मटेरियल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। ये अंडरग्राउंड पैलेस सच में कमाल का था। यहां एक हार्ट गॉड ट्री था। वो लोग काफी देर तक खुद को शांत नहीं कर पाए। ब्लैक फैल्कन और पर्पल मून को चू लिन का टारगेट पता था, इसलिए उन्होंने दोबारा उस ट्रेजर ट्री को नहीं देखा। ब्रदर चू लिन, ये हार्ट गॉड ट्री दुनिया के मशहूर अजूबों में से एक है। ये हमारी किस्मत है कि हमें ये मिला। अगर आपको ये पसंद है तो आपको इसे जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। ब्लैक फैल्कन ने चू लिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसे जलन हो रही थी, पर उसे भी पता था कि यहां तक पहुंचने में 80% से ज्यादा मेहनत चू लिन की थी। इसलिए वो खुशी खुशी ये हार्ट गॉड ट्री उसे देने को तैयार था। ब्लैक फैल्कन, पर्पल मून और बाकी लोग तेजी से काम में लग गए। उन्होंने अपनी पैंट की जेबों में ढेर सारी दवाइयां भर लीं। 30 से ज्यादा लोग थे और सबकी जेबें फुल थीं। आखिर में जब सच में और जगह नहीं बची तो उन्होंने आसानी से हजम होने वाली कुछ दवाइयां उठाईं, उन्हें सीधा मुंह में डाला, चबाया और निगल गए। दवाइयों के ओवरडोज से उनकी नाक से खून भी बहने लगा, फिर भी वो उन्हें फेंकने को तैयार नहीं थे। ये सारी दवाइयां खजाना जो थीं। चू लिन हार्ट ट्री के सामने रुक गया। पास जाने पर वो साफ देख सकता था कि हार्ट ट्री की टहनियों पर भूरे रंग की सूखी धारियां बनी थीं, लेकिन उस पर लगे क्रिस्टल चमक रहे थे जो आंखों को बहुत अच्छे लग रहे थे। खासतौर पर पेड़ के तने के बिल्कुल बीच में एक बड़ा क्रिस्टल था जो सबसे ज्यादा चमकदार था। ब्रदर चू लिन, किसी मुसीबत से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप इस हार्ट ट्री को जल्दी से ले लें। ब्लैक फैल्कन ने हंसते हुए उसे याद दिलाया। इतने सालों तक दर दर भटकने के बाद उसे अच्छे से पता था कि यहां कुछ भी हो सकता था। ऐसे मौकों पर जल्दी फैसला लेना ही सही होता है। छू लिन ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। हा, तो तुम लोग बस यही खजाना बटोर सकते हो। उस स्टोन हॉल में अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। कोई है। ब्लैक फैल्कन ने झटके से अपनी ब्लेड बाहर निकाली और अलर्ट हो गया। उसकी जेनेटिक एनर्जी फटने को तैयार थी। एक तेज सरसराहट हुई। ब्लैक फैल्कन की डरी हुई चीख के साथ ही अचानक हवा से एक परछाई बाहर आई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। तुम कचरे लोग, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है, इसलिए यहां से दफा हो जाओ। मुझे हमला करने पर मजबूर मत करो। उस आदमी ने बोलते हुए अपना एक पैर आगे बढ़ाया। वो हवा में खड़ा था और उसकी जेनेटिक एनर्जी उफान मार रही थी। ब्लैक फैल्कन के चेहरे का रंग उड़ गया। टियानक्वान स्टेट का लेट पीरियड। ये आदमी कहां से टपक पड़ा? ये फिर से लेट टियानक्वान स्टेट का कोई क्यों है? ज्वांग होंग ने मजबूरी में धीमी आवाज में गाली दी। छू लिन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। लोगों के लिए इस ब्लडी स्टोन का अट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा था। सच कहा जाए तो चू लिन और उसके साथी लकी थे जो सीधा सिटी ऑफ स्टील के पास उतरे थे। बाकी बदकिस्मत लोग अभी भी दूर से धीरे धीरे उनके पीछे आ रहे थे। ब्लैक फैल्कन और बाकी लोगों के चेहरे गुस्से से लाल थे, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेट टियानक्वान स्टेट की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उन सबको अचानक शांत देखकर वो परछाई जोर से हंसी और हार्ट ट्री की तरफ उड़ गई। डैम इट! ज्वांग होंग ने ये देखा और मन ही मन गाली दी। उसका पूरा शरीर तन गया था और वो अपनी जीन एनर्जी को बाहर निकालना चाहता था। छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना आपा खोने वाले ब्लैक फैल्कन को अपने हाथ से रोक लिया। उसने धीरे से कहा, अभी कुछ मत करो, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। हालांकि ये खजाने बहुत कमाल के थे, पर लेट स्टेज वाले के सामने वो कुछ कर नहीं सकते थे। अगर टियानक्वान स्टेट के लेट स्टेज वाले को गुस्सा दिला दिया तो जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो जाएगी। शांत रहो, छू लिन ने हल्के से कहा। उसकी नजरें उस लालची परछाई पर टिकी थीं। उस काली परछाई की स्पीड बहुत तेज थी।
वो पलक झपकते ही हार्ट ट्री के पास पहुंच गया। उसने अपना हाथ खोला और हार्ट ट्री की जड़ों की तरफ बढ़ाया। सर्रर्र। जैसे ही उसका हाथ हार्ट ट्री को पकड़ने वाला था, चुपचाप खड़े उस हार्ट ट्री की सूखी टहनियां अचानक बाहर की तरफ निकल आईं। उन हिलती टहनियों के बीच से एक मदहोश कर देने वाली खुशबू बाहर आई, जिसे सूंघते ही छू लिन के चेहरे का रंग उड़ गया। उस परछाई को हार्ट ट्री के हिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हार्ट ट्री की टहनियों के वार से बचने के लिए उसका शरीर अचानक पीछे की तरफ मुड़ा। उसकी हथेली से निकली हवा किसी तलवार की तरह तेज थी। उस परछाई ने 2 बार हाथ घुमाया और हार्ट ट्री की टहनियों को काट दिया। लेकिन ऐसा लगा जैसे इस बात ने हार्ट गॉड ट्री को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। टूटी हुई टहनियां तेजी से बाहर निकलीं और वो जंगली टहनियां उस काली परछाई की तरफ लहराने लगीं। ब्लैक फैल्कन और बाकी सब अपनी जगह पर जमे रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक आम सा दिखने वाला सूखा पेड़, जो कभी भी मर सकता था, वो इतनी खतरनाक कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के साथ हमला कर सकता है। छू लिन मुस्कुराया। उसके हार्ट ट्री को ना उठाने की एक वजह थी। वो हार्ट ट्री के जितना करीब गया था, उसके दिल की धड़कन उसे उतना ही अलर्ट कर रही थी कि उस पेड़ में कुछ गड़बड़ थी। सब लोग ध्यान दें, अभी जो खुशबू आई थी उसमें कुछ गड़बड़ है। हमें सावधान रहना होगा। पर्पल मून ने सोचते हुए कहा, मैंने सुना था कि हार्ट गॉड ट्री एक तरह का टॉक्सिन छोड़ता है, पर हार्ट गॉड ट्री के बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। किसी को नहीं पता था कि कौन सी बात सच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हार्ट गॉड ट्री सच में जहरीला होगा। चू लिन ने जो बात नहीं बताई वो ये थी कि टियानक्वान स्टेट के लेट पीरियड वाला भी उस टॉक्सिन का सामना नहीं कर सकता था। क्या हम अब यहां से जाने वाले हैं? ब्लैक फैल्कन ने त्योरियां चढ़ाईं। उसे लगता था कि टियानक्वान स्टेट के लेट पीरियड वाले स्ट्रांग लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक बार अगर उस स्ट्रांग आदमी ने हार्ट ट्री ले लिया तो वो पक्का धीरे धीरे उन सबका सफाया कर देगा। जाएं? छू लिन धीरे से हंसा। ये बेशकीमती खजाने हमारे सामने पड़े हैं, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? इसके बाद छू लिन ने टहनियों में फंसी उस काली परछाई की तरफ देखा। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और तेजी से हार्ट ट्री के पास पहुंच गया। छू लिन की हरकत देखकर ब्लैक फैल्कन के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई और उसके पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत वाले लोग देखे थे, पर ऐसा पागलपन कभी नहीं देखा था। क्या उसमें सच में टियानक्वान स्टेट के लेट पीरियड वाले स्ट्रांग लोगों की चीजें छीनने की हिम्मत थी? लड़के, तू मरना चाहता है? हार्ट ट्री में फंसी उस काली परछाई ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों की चमक इतनी तेज थी जैसे वो छू लिन को कुचलकर मार डालना चाहता हो। पर छू लिन को कोई परवाह नहीं थी। हार्ट ट्री की हर टहनी से बचते हुए शेन्यू जूबियन ने हवा में कई टेढ़े मेढ़े कट मारे। हार्ट ट्री की टहनियों के बढ़ने की स्पीड बहुत खतरनाक थी। वो परछाई कुछ ही सेकंड्स में टहनियों के बने एक लकड़ी के पिंजरे में फंस गई थी, इसलिए वहां जोर से टकराना बेवकूफ़ी होती। हार्ट ट्री का टॉक्सिन पहले ही फैल चुका था। अगर वो परछाई वहां से आज़ाद नहीं हुई तो वो बहुत बुरी मौत मरेगा। रास्ते की टहनियों से बचते हुए उस काली परछाई की गुस्से भरी नजरों के बीच चू लिन सीधा हार्ट ट्री के सामने जाकर उतरा। हार्ट ट्री के तने पर एक प्योर व्हाइट क्रिस्टल चुपचाप लगा था। इस छोटे से पेड़ की सारी एनर्जी यहीं पर थी और इसी के जरिए एनर्जी का बहाव चल रहा था। यह हार्ट ट्री का सेंटर था, उसका दिमाग और दिल। जब तक तुम इस क्रिस्टल को ले लेते, तुम पूरे हार्ट ट्री को अपने साथ ले जा सकते थे। छू लिन हल्का सा मुस्कुराया। हार्ट ट्री को भी छू लिन की हरकत का एहसास हो गया था। अनगिनत टहनियों ने अचानक उसे घेर लिया और छू लिन को लपेटना चाहा। श्वांक। छू लिन के मूवमेंट्स बहुत तेज थे। उसके हाथों ने जोरदार हमला किया और भयानक हवा ने हवा को चीरने की तेज आवाज निकाली। क्रैक। छू लिन ने अपनी हथेली के साइज का वो क्रिस्टल बाहर खींच लिया और पेड़ के तने की वो शानदार रोशनी गायब हो गई। हार्ट ट्री अचानक सूख गया। अनगिनत टहनियां नीचे गिर गईं और टहनियों पर लगे बाकी के छोटे क्रिस्टल भी जमीन पर बिखर गए। चू लिन ने उस बड़े क्रिस्टल को नानो कंप्रेसर में रख लिया और अचानक उसे अपने दिमाग में एक भयानक हवा महसूस हुई। लड़के, वो क्रिस्टल बाहर निकाल और अपनी मार्शल आर्ट्स छोड़ दे। मैं तेरी जान बख्श दूंगा। काली परछाई ने अपने ऊपर से टहनियों को हटाया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी सर्द आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो लोगों की रूह खींच लेना चाहता हो। उसकी बातों में छुपे किलिंग इंटेंशन ने ब्लैक फैल्कन और बाकी लोगों को डरा दिया। चू लिन हंसा और उसकी अगली बात सुनकर ब्लैक फैल्कन और पर्पल मून के दिल जोर से धड़कने लगे। सपने देखना बंद कर। ब्लैक फैल्कन और पर्पल मून समझ गए थे कि आज उनकी किस्मत से ज्यादा उन पर खतरा मंडरा रहा था। वाह, सच में बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। उस काली परछाई का चेहरा किसी काले बर्तन जैसा हो गया था और उसकी सर्द आंखों में जान से मारने का पक्का इरादा दिख रहा था। लड़के, तुम्हें सच में लगता है कि तुम जू मिंग सेल्फ एक्सप्लोडिंग सीक्रेट स्किल के दम पर चौड़े होकर घूम सकते हो? अगर मैं तुम्हें काफी तेजी से मार दूं तो तुम्हें सेल्फ एक्सप्लोजन शुरू करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सब लोग हैरान रह गए। इसका मतलब साफ था कि सामने वाले को छू लिन की असलियत पहले से पता थी। साफ था कि उसने अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर चू लिन, यूंक्यू स्टार और आयन ब्लड स्टार के बीच हुए उस गेम को देख लिया था। वो नज़ारा सच में डरावना और हिम्मत वाला था, जिसे कमजोर के जरिए स्ट्रांग को हराने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल कहा जा सकता था। युन क्वेक्सिंग और उसके साथियों को सिटी ऑफ स्टील की भीड़ ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, पर वो काली परछाई हंसने से खुद को रोक नहीं पाई।
चू लिन का ट्रम्प कार्ड पता होने के बाद अगर तुम तैयार हो तो तुम आसानी से उसके दुश्मन बन सकते हो। छू लिन हल्का सा हंसा पर उसने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ बांधे खड़ा रहा। उसने उस काली परछाई को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। ये देखकर ब्लैक फैल्कन और बाकी लोगों के चेहरे का रंग और उड़ गया। अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर उस कमजोर से स्ट्रॉन्ग को हराने वाली बात में यूनक्वेक्सिंग और आयन ब्लड स्टार रूल्स को मानने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी के हालात में वो काली परछाई साफ तौर पर एक खूंखार आदमी था। अगर चूलिन ने वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल उसे नहीं दिया तो वो आज रात यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। ब्लैक फैल्कन और बाकी लोगों के मुकाबले जुआंग होंग के चारों लोग भी पागल हो रहे थे, पर उन्होंने फिर भी चू लिन पर भरोसा करना सही समझा। सिर्फ इसलिए नहीं कि चू लिन के पास कोई ट्रम्प कार्ड था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर एल्डर मार्शल सिस्टर यून बाजी पलटने का कमाल कर सकती थी तो चू लिन भी एल्डर मार्शल सिस्टर यून की तरह ही भरोसेमंद और शांत साबित होगा। उस बड़े से स्टोन हॉल में माहौल तेजी से भारी हो गया। एक अजीब सी ठंडक सबके चारों तरफ फैल गई, जिससे लोगों के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो जमा हुआ माहौल काफी देर तक बना रहा। फिर उस काली परछाई ने धीरे से कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। टियानक्वन स्टेट के लेट पीरियड वाले उस स्ट्रॉन्ग आदमी ने जानलेवा हमला कर दिया था। हाँ, एमपीएच बेवकूफ कहीं के। अगर तुम सीधे तरीके से नहीं जाना चाहते तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ह्वाश फ्लाइंग स्टार। उस काली परछाई ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और एक जबरदस्त जीन एनर्जी बाहर निकल पड़ी। उसकी स्किन के नीचे एक चमकती हुई फिल्म थी। उसने कोई खास मूव इस्तेमाल नहीं किया। उसकी फिगर एक लाइट और शैडो के बादल में बदल गई और बिजली की स्पीड से चू लिन की तरफ झपटी। इतनी तेज चू लिन भी थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने तेजी से रिएक्ट किया। ट्वाइलाइट गॉड थंडर और शेन्यू जूबियन एक साथ एक्टिवेट हुए और अगले ही पल वो कुछ कदम दूर नजर आया। बूम! स्टोन हॉल की जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। धूल में मिले हुए रॉक फ्रैगमेंट्स चारों तरफ उड़ने लगे। उसी धूल के बीच से उस काली परछाई की घमंड भरी आवाज गूंजी, छुपो, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे छुपते हो। वो काली परछाई धुएं से बाहर निकली और उसका शरीर किसी परछाई की तरह लहराया। उसकी स्पीड पहले से भी कहीं ज्यादा तेज थी। हवा में अनगिनत परछाइयां बन गईं जो छू लिन के शरीर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थीं। ये सच में लेट टियानक्वान के लायक है, छू लिन ने मन ही मन सोचा। डार्क फायर इज ईटिंग अवे। चू लिन का शरीर फूलने लगा और डार्क फ्लेम से बने एक लिक्विड और सुलगते हुए शरीर में बदल गया। उसने अपनी विशाल मुट्ठी से उस परछाई को कुचलने की कोशिश की। बैंग! दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं। एक तेज हवा चीखती हुई गुजरी और पूरे स्टोन हॉल में धूल की एक परत छा गई। चू लिन का शरीर अचानक ढह गया और उसके डार्क बर्निंग बॉडी पर बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। शुक्र है इस नए आर्मर का। छू लिन के दिमाग में बस यही ख्याल आया था और वो आर्मर भी मकड़ी के जाले जैसी नसों से चिपक रहा था। दरारों के बीच से एक लाल रोशनी निकल रही थी जो ब्लड क्रिस्टल्स का एसेंस था। हा 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 हा! वो काली परछाई खुशी से झूम उठी और उसकी आंखों में और भी ज्यादा मजा दिख रहा था। लड़के, देख ली लेट टियानक्वान स्टेट की पावर। अब मेरे हाथों मर जा। मरना तो तुझे है। उस डार्क जायंट के दांतों के बीच से एक भारी आवाज आई, वैनिशिंग फायर। डार्क फ्लेम जायंट की मुट्ठी का रंग अचानक पर्पल ब्लैक से उड़कर सिल्वरी व्हाइट रंग के गोले में बदल गया। ये सफेद रंग किसी जलती हुई फ्लेम जैसा था, पर इसमें डार्क इन्फ्लेमेशन से कहीं ज्यादा खौफ था, जिसने उस परछाई को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। बैंग! एक जोरदार धमाका हुआ। खून की छींटों के साथ वो काली परछाई पीछे की तरफ उछल गई। चू लिन ने अपने जीन पैनल पर नजर डाली, जहां 500 पॉइंट वैनिशिंग पावर फिर से खर्च हो चुकी थी। खांसने की आवाज आई। वो काली परछाई स्टोन हॉल के एक कोने में जा गिरी। उसके दाहिने हाथ से मांस और खून का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया था और उसका पूरा शरीर खून से नहा गया था। उस खून और मांस के बीच ओरिजिनल लॉ की एक परत छाई हुई थी और डार्क इन्फ्लेमेशन लगातार बाहर निकल रही थी। जैसा सोचा था, चू लिन को पता था कि ये मूव काम तो कर रही थी, पर इससे लेट टियानक्वन स्टेट वाले उस स्ट्रॉन्ग आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, जब तक कि चू लिन अपनी बची हुई 4000 पॉइंट्स वैनिशिंग पावर लगाकर उसे जान से ना मार दे। एक्सटिंक्शन पावर बहुत तेजी से खर्च हो रही थी। ब्लडी स्टोन और उस छुपी हुई जगह का अभी तक कोई अता पता नहीं था और वैनिशिंग पावर इतनी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। खास तौर पर जब एनर्जी साइफन का इस्तेमाल हो चुका था तो वैनिशिंग एनर्जी 24 घंटे तक वापस रिप्लेनिश नहीं हो सकती थी। वैनिशिंग पावर का हर एक हिस्सा किसी लाइफ सेविंग प्रॉप की तरह था। छू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं। ऐसे हालात में उसे कुछ और पैंतरे आजमाने होंगे। लड़के, इतनी अकड़ दिखाना सच में बड़ी बात है, पर तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। उस काली परछाई की स्पीड और तेज हो गई। जीन एनर्जी तेजी से इकट्ठा होने लगी और पूरे स्टोन हॉल में एनर्जी के उफान की महक भर गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे और उनके पूरे शरीर पर सुइयां चुभने जैसा एहसास हो रहा था। उनके माथे पसीने से भीग गए थे, जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली हो। ड्राई स्टार! वो काली परछाई किसी मीटियर की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। वो अपने पीछे आग की एक लंबी पूंछ छोड़ रही थी और सीधे छू लिन पर जा गिरी। उस खतरनाक हमले के प्रेशर में किसी के लिए भी अपने कदम पीछे हटाना मुश्किल था।
वो बस उस काली परछाई और चू लिन को एक दूसरे से टकराते हुए देख सकते थे। चू लिन ने तेजी से एक मिल्की क्रिस्टल निकाला और उसे अपने मुंह में फेंक लिया। उसकी जेनेटिक एनर्जी किसी जादू की तरह तेजी से बढ़ने लगी। चू लिन, बच के रहना। ब्रदर चू लिन, यहां से हटो। एक ही वक्त पर लोगों की आवाजें गूंजी और उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। लेट टियानक्वन स्टेट वाले उस स्ट्रांग आदमी के इतने खतरनाक हमले से चू लिन जिंदा कैसे बच सकता था? सिर्फ पर्पल मून की आंखें चमकी और उसकी पुतलियों में हैरानी साफ झलक रही थी। टियानक्वन क्रिस्टल। पर्पल मून ने उंगली के बराबर वाले उस टियानक्वन क्रिस्टल को एक ही नज़र में पहचान लिया था। जब उसने ब्रेक थ्रू किया था तब उसने सब्स्टिट्यूट के तौर पर टियानक्वन जेल का इस्तेमाल किया था। आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी इस कीमती मिनरल को शायद ही कभी देख पाते। टियानक्वन क्रिस्टल की पावर टियानक्वन जेल से 100 गुना ज्यादा थी। इसके अंदर मौजूद एक्सप्लोजिव एनर्जी टियानक्वन स्टेट में ब्रेक थ्रू करने और जमीन आसमान को फाड़ने के लिए सबसे परफेक्ट थी। चू लिन इसे महज एक लड़ाई में कंज्यूमेबल की तरह इस्तेमाल करने को तैयार था। डिंग! दोनों फिगर्स एक दूसरे से टकराईं और एक्सप्लोजिव फोर्स से भरी मुट्ठियां एक दूसरे के सीने में जा घुसीं। बैंग! एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। लोगों ने अपनी आंखों को बचाने के लिए अपने हाथ आगे कर लिए और उनके दिल बुरी तरह धड़कने लगे। चू लिन के सीने का आर्मर सीधा फट गया था और सामने वाले के मुक्के की ताकत जरा भी कम नहीं हुई थी। वो लगातार अंदर की तरफ घुसता जा रहा था। नो बिगिनिंग डेविल लिव्स। क्रैश! वो बिना शुरुआत वाली डार्क ब्लैक बॉडी पूरी तरह से आर पार हो गई थी। एक कटोरे जितना बड़ा घाव सबके सामने दिख रहा था और पैरों के सहारे गाढ़ा लिक्विड जमीन पर टपक रहा था। उस डार्क आदमी की हालत और भी ज्यादा खराब थी। हालांकि समंदर जैसी टियानक्वन क्रिस्टल की जीन एनर्जी उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती थी, पर इस एनर्जी स्टॉर्म में उसका खून और मांस धीरे धीरे कटकर अलग हो रहा था। जब तक उसके हाथ पैरों का मांस लगभग खत्म नहीं हो गया, तब तक वो एनर्जी स्टॉर्म धीरे धीरे शांत हो गया।